पहली बार जब उन्होंने तियान्यू हॉल छोड़ा तो ली चांगोन जू झिंगुओ और अन्य आनुवंशिक योद्धाओं को एक प्रयोगशाला में ले गए। हालांकि जू झिंगुओ के वास्तविक अभ्यास से देखते हुए हान हे लियू वास्तव में उनके मानव अभ्यास के लिए उपयुक्त है और इसकी शक्ति काफी अच्छी है, लेकिन मनुष्य स्वभाव से ही शंकालु होते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि लू यू उनकी मदद नहीं करेगा और उन्हें बिना किसी कारण के इतने बड़े लाभ नहीं देगा। लू यू ने स्वयं कहा कि जो लोग मेरी जाति से नहीं हैं, उनके दिमाग अलग होंगे। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है जो उन्हें अभी तक पता नहीं है। जब से लू यू ने लियांगझोउ शहर पर कब्जा किया है, जो अब तियान्यू संप्रदाय है, उसने लगभग कभी भी उनकी मदद करने की पहल नहीं की और कुछ ने उन्हें केवल ऐसे सौदे या आदेश दिए जिनमें कभी नुकसान नहीं हुआ। यह मामला अजीब लगता है, चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें। सिर्फ इसलिए कि यह तियान्यू संप्रदाय की शक्ति के भीतर था, उसने ली गोलाओ से अपनी उलझन और चिंताओं का उल्लेख नहीं किया। ली गोलाओ केवल कुछ आनुवंशिक योद्धाओं के साथ चले गए, जू झेंगवो और कुछ आनुवंशिक योद्धाओं को नामात्र के लिए यहाँ छोड़ दिया। यहाँ अच्छे से अभ्यास करें, लेकिन वास्तव में इस तकनीक का परीक्षण करने का कोई इरादा नहीं है। जू झेंगवो लापरवाह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह लापरवाह है। बहुत सावधान। उन्होंने यह अनुमान तब लगाया था जब ली चांगोन उन्हें इस प्रयोगशाला में लेकर आए थे। हालांकि इस तकनीक का अभ्यास करने से बहुत पहले उन्हें हानहाई ज्यू की विशेष समझ थी और उन्होंने इसमें कोई असामान्यता या छिपी हुई बात नहीं पाई। इसके विपरीत उन्होंने तकनीक के रहस्य और अथाहता को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया। इससे उसके राज्य में बहुत सुधार हुआ है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों में भी थोड़ा सुधार हुआ है। यदि इस तकनीक में कुछ गड़बड़ होती तो वह कभी इस पर विश्वास नहीं करते। ली चांगोन को जू झेंगुओ का रवैया साफ साफ दिख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आमंत्रण का इशारा किया। जनरल जू ने अभी अभी एक सफलता हासिल की है। यहाँ की मशीनें क्यूई, रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का पता लगा सकती हैं। इनका इस्तेमाल क्रूर जानवरों का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। जनरल जू, कृपया मेरा साथ दें। आखिरकार इस मामले के दूरगामी निहितार्थ हैं। अंत में ली चांगोन की आवाज जानबूझकर बहुत ऊंची हो गई। यदि केवल जू झेंगुओ और अन्य लोग इस तकनीक का अभ्यास करते हैं, भले ही कोई समस्या हो तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन एक बार जब ये तकनीक सभी चीनी लोगों तक प्रचारित हो जाएगी, तो ये काम बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। आखिरकार अभ्यास का प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। यदि इस तकनीक में कुछ भी अजीब है, तो इसका पछतावा करने में बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि यह तकनीक हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है। शरीर। जू झेंगुओ ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि ली चांगोन क्या सोच रहा था, और फिर कहा, आप तियान्यू संप्रदाय में रह रहे हैं और अब आपने लगभग अभ्यास करना शुरू कर दिया है। सुनना झूठ है, देखना विश्वास करना है। आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ली चांगोन को भी यही विचार आया और उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझो। ली गोलाओ और अन्य लोगों को भी अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद अंतिम परिणाम सामने आएगा। 3 दिन बाद, व्यापक परीक्षण के बाद, जू झेंगुओ और अन्य का विस्तृत भौतिक डेटा ली गोलाओ और अन्य वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के डेस्क पर दिखाई दिया। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों से प्राप्त विभिन्न व्यापक परीक्षण आंकड़े भी उनके सामने संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं। इस मामले को वर्तमान में ली गोलाओ द्वारा शीर्ष गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह वर्तमान में एकमात्र महत्वपूर्ण मामला भी है। दूसरी बात स्वाभाविक रूप से उस गेंद को समझना है जिसे लू यू ने अंतरिक्ष यान से निकाला था। इसमें एलियन तकनीक और विभिन्न जानकारी हो सकती है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। यद्यपि वर्तमान में अभी भी बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे मानव जाति अभ्यास करना शुरू कर सकती है, गेंद का रहस्य और अंतरिक्ष यान का रहस्य निश्चित रूप से सुलझ जाएगा। गोले का रहस्य तो नहीं सुलझाया जा सका, लेकिन पूरे देश में इस तकनीक का परीक्षण होने के बाद विभिन्न आंकड़े शीघ्रता से प्राप्त हुए।
ली गुओलाओ और अन्य वरिष्ठ चीनी अधिकारियों ने देखा। उन्होंने विभिन्न संस्थानों से एकत्रित आंकड़ों को ध्यान से देखा और तुरंत उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। दौड़ने की तकनीक का अभ्यास करने की गति, चाहे वह ई स्तर, एफ स्तर या यहाँ तक कि डी स्तर पर हो, सबसे क्रूर लोगों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती है। जानवर आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता भी उच्च मध्य स्तर पर है। अभ्यास करने के बाद भौतिक शरीर की ताकत प्रमुख क्रूर जानवरों की तुलना में ज्यादा कमजोर नहीं है। सघन रूप से भरे डेटा को पढ़ने के बाद ली गुओलाओ और अन्य लोगों के चेहरे सदमे और आश्चर्य से भर गए। सभी पहलुओं से देखा जाए तो इस तकनीक में कोई कमी या त्रुटि नहीं है। यह इतना उत्तम है मानो इसे मानव के लिए ही बनाया गया हो। लेकिन लू यू, एक क्रूर जानवर, के पास इतनी उत्तम तकनीक कैसे हो सकती थी और वह उसे इतनी उदारता से कैसे दे सकता था? वह समझ नहीं सका। फिर उन्होंने ली चांगॉन द्वारा प्रस्तुत अपनी स्वयं की साधना अंतर्दृष्टि को देखा, साथ ही त्यानयू संप्रदाय के लोगों की साधना अंतर्दृष्टि को भी देखा। चाहे वह प्रवेश स्तर के एफ स्तर के भिक्षुओं की साधना अंतर्दृष्टि के परिप्रेक्ष्य से हो या जू झेंगुओं की साधना अंतर्दृष्टि से, जिन्होंने डी स्तर पर पहुंच गया। ये सभी शब्द हान हाई के लिए प्रशंसनीय हैं। ज्यू साधना के किसी भी चरण में कोई कमी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि लू यू वास्तव में चीन में भगवान द्वारा मुझे दिया गया एक भाग्यशाली सितारा है? इस बारे में सोचने के बाद ली गुओलाओ ने अन्य वरिष्ठ चीनी अधिकारियों की ओर देखा और उनके दिमाग में केवल यही विचार आया। वे लू यू के शब्दों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन विभिन्न पक्षों से प्राप्त डेटा और मन की खेती पर ये विचार निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं होंगे। संकट ये तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है और उनके मानवीय अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें कोई जाल या नुकसान नहीं है जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी। व्यापक परीक्षण किए गए हैं और त्यानयू संप्रदाय के अधिकांश सैनिकों का भी परीक्षण किया गया है। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में लू यू के साथ गलत किया है। हम वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति के हृदय का मूल्यांकन एक खलनायक के हृदय से करते हैं। ली गुओलाओ और अन्य वरिष्ठ चीनी अधिकारी, वे खुद पर हंसे और लू यू के प्रति आभारी महसूस किया। हानहाई जुए द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जब तक इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है, तब तक मानव जाति की ताकत में बहुत कम समय में सुधार किया जा सकता है। यद्यपि केवल त्यानयू संप्रदाय के ही शिष्य आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास करने के लिए शरीर को जागृत किया है, तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के बाद उनकी मानव जाति बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास करने में सक्षम होनी चाहिए। अब इस तकनीक को पहले से ही क्रियान्वित कर लें और उस क्षण की प्रतीक्षा करें जब आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होगी, और यही वह क्षण होगा जब उनकी मानव जाति का उत्थान शुरू होगा। ये सोचकर ली गुओलाओ और अन्य लोग और भी अधिक उत्साहित और चिंतित हो गए। तुरंत ही सभी इलाकों में इस तकनीक को सभी पहलुओं पर लागू करने के आदेश जारी किए जाने शुरू कर दिए गए। इसके अलावा लू यू के बारे में एक वृत्तचित्र का निर्माण और प्रसारण भी शुरू किया जाएगा। यद्यपि लू यू चीन का राष्ट्रीय पशु बनने के लिए सहमत नहीं है, लेकिन लू यू की ताकत और लू यू के कौशल शिक्षण दोनों ने चीन को क्रांतिकारी रूप से बेहतर बनाया है और मदद की है। हमें लू यू को जोरदार तरीके से बढ़ावा देना चाहिए ताकि चीन में हर कोई, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, बूढ़ा हो या जवान, लू यू के बारे में जानता होगा। इसे लू यू के प्रति उनकी चापलूसी माना जा सकता है। आपदा से बचने के लिए इसे भड़काया नहीं जाना चाहिए। लू यू की शक्ति पर भी जोर देना था, और वह एक बार जब लू यू को निशाना बनाया गया तो ब्लू स्टार में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इसके अलावा ये तकनीक लू यू द्वारा दी गई थी। लू यू के मजबूत प्रभाव से यह उन्हें आकर्षित भी करेगा और विशाल सागर कला के उनके अभ्यास को गति देगा। ली गुओलाओ और अन्य लोगों से आदेश मिलने के बाद प्रमुख प्रचार विभाग पूरी क्षमता से काम करने लगे और काम शुरू करने के लिए ओवरटाइम काम किया। तैयारी। अगली सुबह जल्दी बहुत से लोगों को पता चला कि टीवी या इंटरनेट पर एक और गोल्डन ईगल भी था। वे वहां पहुंच गए। सुनहरा बाज। जिस क्षण उन्होंने सुनहरा चील देखा, लू यू की, सबके मन में एक ही बात उभरी।
आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद से लू यू एक शक्तिशाली और क्रूर जानवर बन गया है जो तूफान को भड़काता है, बार बार बड़ी खबरें बनाता है जो दुनिया को चौंका देती हैं। भले ही आपने जानबूझकर लू यू को नहीं जाना हो, आप उसके सुनहरे पंखों के आकार से बहुत परिचित हैं और उसकी विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं। अब जब वह फिर से टीवी और इंटरनेट पर दिखाई दिया है, तो कई लोग खाना शुरू करने के लिए तैयार हैं, ये देखना चाहते हैं कि इस बार लू यू किस तरह की परेशानी पैदा करेगा। गोल्डन ईगल्स बेहद खतरनाक शिकारी पक्षी हैं। उनकी आभा को पुनर्जीवित करने के बाद उनके प्रतिनिधि श्री लू यू बड़े होकर ब्लू स्टार के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए, जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और महासागर पर अपना दबदबा कायम किया। श्री लू युक्सियन के संदर्भ में हमारे रिपोर्टर बिंग बिंग द्वारा निम्नलिखित को सुलझाया गया है। नियतिबद्ध महान अतीत। कुछ क्षण तक इसे ध्यान से देखने के बाद कई लोग दंग रह गए। क्या आपने कुछ गलत देखा? गोल्डन ईगल वृत्तचित्र या ये लू के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री है। लू यू को बढ़ावा दें। ये पत्रकार किस प्रकार के विमान पर सवार हैं? बहुत से लोगों को इसका कारण पता नहीं है और उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा है। हालांकि वे लू यू में बहुत रुचि रखते हैं, वे उसका अतीत भी जानना चाहते हैं और यह भी कि वह अब तक कैसे बड़ा हुआ। लेकिन वे मनुष्य हैं, कोई सुनहरे छील नहीं। सभी जातियां अलग अलग हैं। क्या लू यू को इस तरह बढ़ावा देना वास्तव में उचित है? कुछ लोग इतने अलोकप्रिय थे कि उन्होंने सीधे चैनल बदलने का विकल्प चुना। आजकल खूंखार जानवर हर जगह हैं। हम कई सालों तक बिना पूरी तरह से गिरे शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इसका मुख्य कारण श्री लू की शक्तिशाली ताकत और प्रतिरोध है। आज आइए हम श्री लू की शक्तिशाली ताकत और प्रतिरोध के बारे में बात करें। हमें किंवदंती में प्रवेश करते हैं। श्री लू चैनल बदलने के बाद भी उन्होंने लू यू के बारे में डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाया। चैनल बदलते रहने पर लू यू की आकृति आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। ये किस प्रकार का विमान है? कई लोगों ने धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अगर कोई मीडिया लू यू की डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करे तो वे वास्तव में इसे समझ सकते हैं। आखिरकार लू यू ब्लू स्टार का बेताज बादशाह है, लेकिन इतने सारे चैनलों द्वारा लू यू की डॉक्यूमेंट्री को एक ही समय पर जारी करना बहुत ही असामान्य लगता है। कुछ लोगों ने तुरंत टीवी स्टेशन बदल दिया। अगर इस चैनल में कुछ भी असामान्य नहीं है तो वह ये है कि इसका मतलब है कि कोई समस्या हो सकती है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं होनी चाहिए। यदि यह चैनल ध्वस्त हो गया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब उन्होंने रिमोट कंट्रोल को कसकर पकड़ लिया और थोड़ी घबराई हुई आंखों से देखा, तो सुनहरा ईगल टीवी पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ पत्रकार सैन्य शिविर में सैनिकों का साक्षात्कार ले रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली और ठंड से राहत पाई। उनके माथे से पसीना बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी वे सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से मुक्त हो पाते, उन्होंने सुना। टीवी पर रिपोर्टर ने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था और जू झेंगुओ से पूछा, जो छद्मवेश पहने हुए थे। वर्दी चीफ जू, आपका समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमें श्री लू द्वारा सिखाए गए कौशल से परिचित कराएं। मैंने सुना है कि कौशल का अभ्यास करने के बाद आपकी ताकत बढ़ेगी। बहुत सुधार हुआ है। क्या आप कृपया इसे विस्तार से बता सकते हैं? जिन लोगों ने अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा साधना प्रतिभा को जागृत नहीं किया है, क्या हम भी अभ्यास शुरू कर सकते हैं? ये देखकर टीवी देख रहे सभी लोग सांस रोककर जू झेंगुओ की ओर देखने लगे। चीन में ऐसा कोई नहीं है जो जू झेंगुओ को न जानता हो। आखिरकार उन्हें वर्तमान में चीन में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कुछ समय पहले उन्होंने डी स्तर को तोड़ दिया और सीमाओं को तोड़ दिया। मानव शरीर, वो कई लोगों की नज़र में हीरो हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह इस तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह तकनीक उनके द्वारा दी गई थी। सुनहरा बाज, क्या यही कारण है कि सभी प्रमुख चैनल लू यू का प्रचार कर रहे हैं? अनेक लोगों के मन में आत्मज्ञान का उदय हुआ है।
लेकिन क्या एक क्रूर जानवर द्वारा प्रदान की गई तकनीक वास्तव में विश्वसनीय है? क्या इसका इतना जोरदार प्रचार करना उचित है? अधिकांश लोग इस विषय पर संशय में हैं। लेकिन जैसे ही उनके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर पॉपअप विंडो में संकेत फ्लैश होने लगे, उन्होंने प्रचारित समाचार वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। ये देखकर वे अपनी आंखें नहीं हटा सके। सबने अपने मुंह ढांक लिए और अवाक रह गए। झटका। वीडियो सामग्री में एक व्यक्ति जिसने तियानेउ संप्रदाय में अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा को जागृत किया है, वह अपना धर्म चला रहा है। कौशल और उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा उसका अनुसरण करती है। जैसे ही वे सांस छोड़ते और सांस लेते हैं, वे किनारे पर टकराने वाली लहरों का एक अजीब दृश्य बनाते हैं। वे स्क्रीन के माध्यम से भी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उत्पन्न अजीब अनुभूति को हल्का सा महसूस कर पा रहे थे। वीडियो के दूसरे भाग में ये जू झेंगुआ ही था जो उन साधकों को क्रूर जानवरों का शिकार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक बार की बात है, वह क्रूर जानवर जो उन्हें अंतहीन निराशा लाया, अजेय क्रूर जानवर, उनके हमले के तहत लगातार पीछे हट रहा था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, यहाँ तक कि कुछ खूंखार जानवर भी मारे गए और उनकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। वे खून और मांस के टुकड़ों से भरे हुए थे, जो भयावह था। लेकिन इसमें ज्यादा उत्साह और लालसा है। जागरण के बाद मानव जाति को धमकाया गया। आध्यात्मिक ऊर्जा, खूंखार जानवरों का विरोध करना उनका लंबे समय से सपना रहा है। हालांकि उनकी ताकत कम है, इसलिए वे केवल अपने दिल में इसके बारे में सोचने की हिम्मत करते हैं। अब यह न केवल वास्तविक है, बल्कि मूर्त भी है। एक पल के लिए वे सभी लोग जो चूक गए थे। पिछले लाइव प्रसारण को फिर से लाइव प्रसारण का रिप्ले मिला, ये देखना चाहते थे कि जू झेंगुओ क्या कर रहे हैं। कहा, आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा साधना की प्रतिभा जागृत हो, और वे सभी तियानेउ संप्रदाय में एकत्रित हुए हैं, लेकिन यह उन्हें विभिन्न मीठे सपने देखने से नहीं रोकता है। लाइव प्रसारण रिप्ले के दौरान जू झेंगुओ कैमरे की तरफ गंभीरता से देखते हुए, मिस्टर लू उन कुछ क्रूर जानवरों में से एक हैं जिन्हें हमारी मानव जाति की अच्छी छाप है। हन है जुए, हम अभी जो अभ्यास कर रहे हैं वह श्री लू द्वारा सिखाया गया था। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या आपने जिन लोगों का उल्लेख किया है, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा साधना जागृत हुई है। प्रतिभा का अभ्यास शुरू कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। यदि आप पहले से नींव रखते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा के बाद बहुत लाभ होगा। पुनर्जीवित, श्री लू द्वारा दी गई इस तकनीक का अभ्यास किया जा सकता है। जिस किसी ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत की है। खेती की प्रतिभा, इसमें गहराई और चौड़ाई दोनों है। ये हमारी मानव जाति को गौरव प्रदान करता है। इसके बिना, अगर तकनीक इतनी अच्छी न होती, तो मैं अब इतना शक्तिशाली नहीं होता। हर बार जब वह अपना मुंह खोलता, तो लू यू के लिए जू झेंगुओ की प्रशंसा लगभग स्क्रीन पर बह निकलती। जब ली गोलाओ और अन्य लोगों ने द बैटल ऑफ द वेस्ट सी को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया, तो वह पहले से ही इस वीडियो को तैयार कर रहे थे और इसके लिए तैयार थे। अन्य लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें। आखिरकार, ये लू यू द्वारा दी गई एक तकनीक है। क्रूर जानवर, इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए और साथ ही इससे उनकी शंकाएं दूर होनी चाहिए। हालांकि जू झेंगुओ ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि उसके बाद कई लोगों का रवैया सख्त हो जाएगा। ये जानते हुए कि यह लू यू द्वारा प्रदान की गई एक तकनीक थी, मानो वे वह नहीं खाएंगे जिसके लिए वे आए थे। ये तकनीक चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक क्रूर जानवर द्वारा दिया गया। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं, तो क्या हम पूरी तरह से क्रूर जानवर के साथ सहभागी नहीं होंगे? हाँ, मनुष्य होने के नाते हमें राक्षसों द्वारा दी गई तकनीकों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब आध्यात्मिक ऊर्जा बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित होगी, तो अन्य तकनीकें निश्चित रूप से प्रकट होंगी। इसके अलावा, क्या लू यू वास्तव में उतना अच्छा है जितना चीफ जू ने कहा? मैं इस प्रतिक्रिया पर विश्वास नहीं करता। चाहे इस तकनीक का कितना भी शक्तिशाली विज्ञापन क्यों न किया जाए, हम बस यह नहीं सीखेंगे।
चूंकि चीन में इस तकनीक का बहुत प्रचार किया गया, इसलिए चीन में लगभग सभी को इसकी खबर पता चल गई। खास तौर पर तियानयू संप्रदाय की मानव जातियों को, उन सभी ने इस खबर को गंभीरता से लिया। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत है, वे साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से लगता है कि उनकी साधना की गति उन क्रूर जानवरों जितनी तेज नहीं है। लेकिन इस तकनीक के आने के बाद सब कुछ बदल गया। चीफ जो और अन्य आनुवंशिक योद्धाओं के प्रशिक्षण के परिणामों को देखते हुए वे केवल मानव सदृश क्रूर जानवर हैं। इसके अलावा हानहाई जुए का अभ्यास करने के बाद उनकी शारीरिक शक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली हो गई। भले ही उनकी तुलना भयंकर जानवरों से की जाती हो, ये जोड़ी उन्हें निराश नहीं करेगी। इसलिए हालांकि कई वेबसाइटों पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि वे इन क्रूर जानवरों द्वारा सिखाई गई तकनीकें कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने का रास्ता उनके सामने है और वे उसे ठुकराने का कोई इरादा नहीं रखते। आज के युग में मजबूत ताकत को ही आधार माना जा सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत हानहाई जुए की तकनीकों को डाउनलोड किया जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध थीं। इसके लिए चीनी आधिकारिक तैयारियां बहुत तेज हैं। उपयुक्त इसमें न केवल पाठ संस्करण है, बल्कि जू झिंगुओ और अन्य लोगों के अभ्यास का एक वीडियो संस्करण भी है, साथ ही एक ऑडियो संस्करण, एक व्याख्या संस्करण आदि भी है। ये कहा जा सकता है कि यह हुनर, जिसे सीखना आसान है, अब एक खिचड़ी बन गया है। बस आपको एक असली मास्टर की जरूरत है। इस समय घाटी से घिरे एक स्कूल में चीन द्वारा विभिन्न स्थानों से भविष्य में आनुवंशिक योद्धा बनने के लिए तैयार किए गए युवाओं का एक समूह एक साथ इकट्ठा हो रहा था। उत्साह देखो, उनके चारों ओर घिरे क्षेत्र के बीच में जमीन पर खून से लथपथ एक युवक पड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि उसके शरीर पर कितनी हड्डियां टूटी हुई थीं, और उसके शरीर पर एक भी ऐसा स्थान नहीं था जो खून से सना न हो। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसके पूरे शरीर को चीरने का दर्द आग में भूनने जैसा था। लेकिन उसने फिर भी कोई आवाज नहीं निकाली और उसकी स्पष्ट आंखें दर्द के कारण लगभग जानवरों में बदल गईं। लुओ फैंग विरोध करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर के सभी स्नायुबंधन लगभग फट गए थे, और अगर वह हिलता तो ऐसा लगता जैसे उस पर हजारों ब्लेड लगा दिए गए हों। उसका शरीर, उसके बगल में सूट और धूप का चश्मा पहने एक युवक ने उस पर कदम रखा। बाहर घूमने के लिए ताकत और पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तुम देहात से आए एक गंवार, क्या तुम एक सफेद हंस खाने के लायक हो? अगली बार जब मैं तुम्हें और कियूया को एक साथ देखूंगा तो यह इससे कहीं ज्यादा होगा। बस एक सबक। ऐसा कहकर उसने अपने चारों ओर लोगों के एक समूह को ले लिया, जिन्होंने एक गुट बना लिया, फिर मुड़कर चले गए। स्थान। भाई झाओ वास्तव में एक मजबूत आदमी है जिसने एक बार आनुवंशिक दवा ली है। इस ताकत के साथ वह स्कूल में नंबर 1 स्थान पर है। भले ही वह एक वास्तविक आनुवंशिक योद्धा हो, वह शायद भाई झाओ जितना मजबूत नहीं है। ये भाई झाओ ही होगा। केवल भाई झाओ में ही हमारी बहन बाई के योग्य होने की ताकत और स्थिति है। ये सही है। ये लुओ फैंग बहुत ही घिनौना है। भाई झाओ की जल्द ही बहन बाई से सगाई होने वाली है, और वह अभी भी यहाँ उसका पीछा कर रहा है। वह बस मौत की तलाश में है। उन कमीनों ने उसकी ओर देखा, उसकी तारीफ की और पूरी तरह से खुशामद करते रहे। आसपास के छात्रों ने अपने जाने वाले आकृतियों को देखा, फिर जमीन पर आधे मरे हुए लुओ फैंग को देखा और अंत में आह भरकर जाने के लिए मुड़े। भाई झाओ नामक इस व्यक्ति का विचार बहुत गहरा है। पृष्ठभूमि और एक बड़ा परिवार। अन्य लोगों को उनकी शारीरिक फिटनेस के कारण यहाँ चुना गया था और उन्हें आनुवंशिक रूप से प्रशिक्षित किया गया था। योद्धा। लेकिन स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही उसने आनुवंशिक औषधि ले ली थी और उसकी ताकत आसमान छू गई, जिससे बाकी सभी लोग पूरी तरह से कुचल गए। स्कूल। पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के सामने कोई भी नहीं। उन्हें उकसाने की हिम्मत की। भले ही लुओ फैंग स्कूल में चरित्र और अध्ययन दोनों में उत्कृष्ट था और दयालु था, लेकिन डर के मारे किसी ने खड़े होकर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। झाओ युआन द्वारा प्रतिशोध लिए जाने की आशंका। लुओ फैंग जमीन
पर पड़ा था, उसका दिल हत्या के इरादे से लगभग पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसे अपनी शक्ति की कमी से पहले कभी इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी अब है। न केवल वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, बाइक युवा का तो जिक्र ही न करें जिन्होंने अब तक उनका समर्थन किया है। बाइक युवा के बारे में सोचते हुए लुओ फेंग को अपने शरीर के हर हिस्से में दर्द महसूस हुआ जो उसकी हड्डियों तक गहरा गया। ये कहा जा सकता है कि बाइक युवा के आंतरिक समर्थन, वह गरीबी में पैदा हुआ एक कॉलेज छात्र, कठोर आनुवंशिक योद्धा मूल्यांकन पारित करने और इस विशेष में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा। उसके साथ स्कूल। हालांकि जब उन्होंने इस स्कूल में प्रवेश लिया तो उसका इंतजार करना मीठा प्यार नहीं था। इसका कारण शक्तिशाली स्थिति और निम्न पारिवारिक स्थिति के कारण होने वाले विभिन्न भेदभाव और उत्पीड़न हैं। हालांकि उसने दिन रात कड़ी मेहनत की थी और कक्षा में अव्वल छात्र बन गया था। भले ही वह और बाइक युवा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके पास कोई ताकत या पृष्ठभूमि नहीं थी। वे स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। इसके विपरीत ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ युआन को बाइक युवा से प्यार हो गया था और बाइक युवा के माता पिता को भी यह शादी पसंद थी, इसलिए उसे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जल्द ही झाओ युआन से सगाई कर ली। उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए वह अपनी पूर्ण शक्ति केवल इस दुनिया में ही दिखा सकता है जहां शक्ति तेजी से अपने लिए बोलता है। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, भले ही उसने दिन रात प्रशिक्षण लिया हो, लेकिन झाओ युआन का सामना करते समय उसके पास अभी भी कोई प्रतिरोध नहीं था। अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। यह ऐसा है जैसे एक साधारण व्यक्ति का एक क्रूर जानवर से सामना हो और वह निष्क्रिय रूप से पिट जाए। जैसे जैसे लुओ फेंग अधिक से अधिक हताश होता गया, उसका सेल फोन अचानक उसकी जेब से फिसल गया और हल्का सा कंपन करने लगा। लुओ फेंग ने अपना हाथ बढ़ाने और इसे लेने की पूरी कोशिश की। यह एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन था जो भेजा गया था। हुआ शिया फेंग द्वारा पूरे देश में श्री लू द्वारा दान की गई व्यायाम तकनीक हान है जुए को अब देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से हान हाई ज्यू, क्या ये वह अभूतपूर्व बड़ा परिवर्तन है जिसका सामना मानव जाति को करना पड़ सकता है, जैसा कि प्रशिक्षक ने पहले बताया था। हुआक्सिया के प्रचारात्मक पाठ संदेश को पढ़ने के बाद लुओ फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पाठ संदेश से जुड़े लिंक पर क्लिक कर दिया। चूंकि वे एक विशेष स्कूल हैं, इसलिए उन्हें हानहाई ज्यू के बारे में दूसरों से पहले ही पता चल जाता है। स्कूल में पहले भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी थी। बहुत से लोग अहंकारी थे और उन्होंने इस विषय पर बात करने की जहमत नहीं उठाई। क्रूर जानवरों के तरीकों का अभ्यास करें। आखिरकार वे एक कदम में आसमान तक पहुंचने के लिए आनुवंशिक चिकित्सा पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि लुओ फेंग के पास अब कोई विकल्प नहीं है। वह केवल हानहाई जुए का अभ्यास करना चुन सकता है, क्योंकि ये उसके लिए मजबूत बनने और खड़े होने का एकमात्र मौका है। इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। मेरे मन में यह विचार आने के बाद धीरे धीरे लोड होने वाली वेबसाइट धीरे धीरे खुल गई। हानहाई जुए उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई दिया। वह एक के बाद एक पन्ने पलटता रहा। उसके शरीर में दर्द और पास से गुजरते छात्रों की अजीब निगाहें। पहले तो उसके मन में बस अपनी ताकत बढ़ाने का विचार था, लेकिन जैसे जैसे उसने इसके बारे में जाना, वह अनजाने में ही पूरी तरह से इसमें डूब गया। तकनीक। ऐसा प्रतीत होता है कि चेतना पूरी तरह से एक विशाल महासागर में भटक रही है। चुपचाप उसके चारों ओर की आभा पहले किसी चीज से आकर्षित हुई और जल्दी से उसके शरीर में एकत्रित हो गई, उसके घायल शरीर को बहाल कर दिया और उसके शरीर को परिष्कृत कर दिया क्रमशः। यद्यपि वह जिस जीन योद्धा अकादमी में वर्तमान में है, वह त्यानयु संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, लेकिन यह वह स्थान भी है जहां मानव जाति वर्तमान में सर्वाधिक प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसके अलावा उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है और मजबूत बनने की उसकी आंतरिक इच्छा एक त्वरक की तरह है जो सभी शक्तिशाली परिस्थितियों को एक साथ मिला देती है। हड्डियों के अपने मूल स्थान पर लौटने की आवाज के साथ उसका क्षेत्र अड़चन को तोड़कर स्तर F तक पहुंच गया, लेवल 5। यह क्षेत्र, जो अभी क्रूर जानवरों के लिए शुरू हो रहा है,
सभी मनुष्यों के लिए एक नई शुरुआत है, विशेष रूप से इस समय लुओ फेंग के लिए। एक ऐसा क्षेत्र जहां सपने शुरू होते हैं। क्षेत्र में सफलता ने लुओ फेंग को उसके शरीर की अधिकांश चोटों से उबरने में मदद की। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का दबाव डाला और अपने नीचे खेल के मैदान की धूल को चांदी की तरह लपेट लिया। लहरें। इस असामान्य दृश्य ने वहां से गुजर रहे कई छात्रों और शिक्षकों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। आखिरकार लुओ फेंग को अभी अभी कीचड़ के पोखर की तरह पीटा गया था, खड़े होने में असमर्थ, खूनी की तरह। पानी में भीगी लाश। लेकिन अब उनकी विकृत हड्डियां नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से ठीक हो रही हैं। खेल के मैदान में तैरती आभा उस पर केंद्रित होकर उसकी ओर तथा उसके चारों ओर एकत्रित हो रही थी। उन्हें उसके पूरे शरीर पर लालिमा, सूजन और चोट के निशान भी लुप्त हो रहे थे। जो छात्र और शिक्षक उसके करीब थे, वे उससे खतरे का हल्का सा भी संकेत पाकर अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए। और जब लुओ फेंग धीरे से उठ खड़ा हुआ, जमीन पर गिरते ही उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उससे आने वाला दबाव एक निश्चित चरम पर पहुंच गया। अचंभे में उन्हें एक गड़गड़ाहट का विस्फोट सुनाई दिया और उन्होंने एक मानव जैसा क्रूर जानवर धीरे धीरे उनकी ओर आता देखा। क्या ये लुओ फेंग एक सफलता है? इस समय सबका ध्यान उसी पर केंद्रित था और ऐसे विचार उनके मन में आ रहे थे। यद्यपि वे अब तियानयू संप्रदाय के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यह इंटरनेट का युग है और तियानयू संप्रदाय में जो कुछ भी होता है वो इंटरनेट पर आसानी से गर्मागर्म चर्चाओं को जन्म दे सकता है। लुओ फेंग की स्थिति तियानयू संप्रदाय के लोगों की सफलता के समान ही है। फर्क सिर्फ इतना है, तियानयू संप्रदाय के लोग एकत्रित की गई विशाल मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर थे। गठन के द्वारा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना और फिर एक कदम में आकाश तक पहुंचने और सफलता को पूरा करने के कौशल का अभ्यास करना। लुओ फेंग की स्थिति पूरी तरह से अलग है। वह तियानयू संप्रदाय में नहीं है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह का परिवर्तन। इस पल में लुओ फेंग बहुत स्तब्ध था। वह अपनी इच्छानुसार अपने हाथ पैर हिलाता था। पिछली चोटों के दर्द से वह केवल अपने मजबूत दिल की धड़कन और अपने शरीर के चारों ओर घूमती समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। हालांकि उन्होंने पहले समाचारों में सुना था कि तियानयू संप्रदाय के लोगों का कहना है कि विशाल सागर जुए का अभ्यास करना वास्तव में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह एक व्यक्ति को अभ्यास करने और एक नए मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। क्षेत्र तेजी से, लेकिन फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि यह घटना वास्तव में उसके साथ घटी थी और उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था और अवास्तविक। आखिरकार उनका अभ्यास इतना सुचारू था। मैंने सिर्फ उत्परिवर्तन तकनीक देखी और पूरी तरह से उसमें डूब गया और मैंने बिना किसी प्रयास के भी सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसका एहसास, मुझे किसी भी प्रकार की सीमा या रुकावट महसूस नहीं होती और सफल अभ्यास के बाद वह अपनी वर्तमान स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। यह विशाल समुद्री कला इससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने कल्पना की, अगर उसे झाओ युआन से दोबारा लड़ना पड़ा तो उसकी जीत लगभग निश्चित होगी। फिर भी यह ऐसी किस्म है जिसे आसानी से हराया जा सकता है। भले ही वह आनुवंशिक औषधि ले ले और फ्लेवल के बराबर एक क्रूर जानवर बन जाए, फिर भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। अपनी पिछली ताकत की तुलना में अब वह 10 गुना अधिक मजबूत है। इस विशाल समुद्री कला ने मेल को पूरी तरह से बदल दिया है। आसपास के सहपाठी और शिक्षक। खेल के मैदान में एक संक्षिप्त झटके के बाद सभी एक के बाद एक भागे, केंद्र में लुओ फेंग को घेर लिया। सहपाठी लुओ फेंग, बधाई, तुमने ये कैसे किया? बधाई हो सहपाठी लुओ फेंग। तीसरा आध्यात्मिक ऊर्जा जागरण अभी शुरू नहीं हुआ है और आपने एक सफलता हासिल कर ली है। क्या आप मुझे अपनी भावनाएं बता सकते हैं? कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत बढ़ाना और अपनी इच्छानुसार जीवन जीना नहीं चाहता। वे इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि लुओ फेंग के साथ सफलता, उसके भविष्य में जबरदस्त परिवर्तन होंगे। आखिरकार न केवल चीन बल्कि अन्य स्थान भी शक्तिशाली लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए बहुत उदार परिस्थितियां प्रदान करते हैं।
और अब उनसे सलाह और चापलूसी मांगने का सबसे अच्छा समय है। अचानक आए लोगों को देखकर लुओ फैंग अभी भी सदमे में था। जब तक एकत्रित होती ध्वनि तरंगों ने लुओ फैंग को जगाया, तब तक उसने फोन को कसकर पकड़ लिया, फोन पर हानहाई जुए को देखा और जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, इसमें कोई रहस्य नहीं है, ये सब हानहाई जुए के रहस्य के कारण है। मैंने इसे सिर्फ एक बार देखकर ही सीख लिया। आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। इस तकनीक के रहस्य से आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, भले ही आप साधना अवस्था में प्रवेश न कर सकें। अग्रिम। जैसे ही उन्होंने लुओ फैंग को फिर से हानहाई जुए का उल्लेख करते सुना, लू यू का चित्र तुरंत उनके दिमाग में आ गया। इन दिनों गोल्डन ईगल्स से सिर्फ चीन के लोग ही परेशान नहीं हो रहे हैं। भावी आनुवंशिक योद्धाओं के रूप में उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया गया था और उनके लिए यह अपरिहार्य था। लू यू को बेहतर ढंग से समझ पाना। गोल्डन ईगल के शौक से लेकर लू यू के अतीत तक, इन सभी को याद रखने और याद रखने की जरूरत है। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। क्या ये संभव है कि इसका जोरदार प्रचार किया जा रहा है क्योंकि इस तकनीक का प्रभाव इतना स्पष्ट है? मुझे लगता है कि यह भी संभव है, अन्यथा जो लोग तियानायु संप्रदाय के लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। इतनी जल्दी तोड़ो। इसके अलावा उच्च अधिकारी मूर्ख नहीं हैं। यदि ये तकनीक वास्तव में इतनी प्रभावी नहीं है, तो वे हमें पागलों की तरह लाभ नहीं देंगे। इस समय कई लोगों को लगा कि उन्होंने ली गोलाओं और अन्य लोगों के अच्छे इरादों को गलत तरीके से दोषी ठहराया है। जब वे अभ्यास को बढ़ावा देते हैं, तो वास्तव में वे अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे होते और न ही प्रसिद्धि की तलाश कर रहे होते हैं, बल्कि वास्तव में वे अपने देश की स्थिति सुधारने में स्वयं की मदद कर रहे होते हैं। खेती। क्योंकि जेनेटिक्स कॉलेज में लुओ फैंग, अन्य छात्र और शिक्षक जैसे जीवंत उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने वास्तव में हानहाई जुए में बहुत रुचि ली। आखिरकार, अगर मानव जाति वर्तमान में ताकत में आगे बढ़ना चाहती है, तो केवल दो तरीके हैं। एक आनुवंशिक तरीका है, लेकिन आम लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। यह एक विशेषाधिकार है जो केवल अमीर परिवारों के बच्चों को ही मिलता है। जहाँ तक अभ्यास के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर होने की बात है, हम अभी तक तीसरे आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। तियानायु संप्रदाय को छोड़कर बहुत कम संख्या में लोगों ने अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत की है। ऊर्जा प्रतिभा और शक्तिशाली बनने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। वे बस असहाय होकर देख सकते थे, आध्यात्मिक ऊर्जा की गति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी समय, इंतजार करते हुए मुझे बेहद विरोधाभास महसूस हुआ। उन्हें चिंता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होने के बाद वे अपनी प्रतिभा को जागृत नहीं कर पाएंगे। उसे चिंता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होने के बाद वह दूसरों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यदि आप पहले से ही आगे निकल सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक पल के लिए तो वे एक दूसरे पर क्रॉस करके बैठने का इंतजार नहीं कर सके। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और हानहाई कला का गंभीरता से अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं लुओ फैंग की तरह जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करूँगा। और कई लोगों ने लुओ फैंग की सफलता की खबर सीधे इंटरनेट पर फैला दी, जिससे और भी अधिक हंगामा मच गया। आखिरकार, तियानायु संप्रदाय के बाहर लगभग कोई आध्यात्मिक जागृतिकर्ता नहीं है। लेकिन अब लुओ फैंग ने निस्संदेह एक चमत्कार किया है, और उसने केवल विशाल समुद्र कला का अभ्यास करके एक सफलता हासिल की है। अधिकांश लोग पहले से ही आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और अभ्यास करते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों के समूह ने भी, जिन्होंने पहले कहा था कि वे कभी भी क्रूर पशु तकनीक का अभ्यास नहीं करेंगे, मजबूत रुख दिखाया। भावनाएं। लुओ फैंग ने हानहाई जुए पर भरोसा करके पूरे क्षेत्र में खोजबीन शुरू कर दी। इंटरनेट पर झाओ युआन, जो अपनी महिला सहपाठियों के साथ शरीर के रहस्यों पर चर्चा कर रहा था, ने पांडा सिगरेट का एक गहरा कश लिया, खुशी से अपना मोबाइल फोन उठाया और स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट ब्राउज की। अगले उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश है।
जेनेटिक दवा का इंजेक्शन दिए जाने के बाद उसके सभी पहलुओं में काफी सुधार हुआ है। जब वह स्वाइप कर रहा था तो उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट लुओ फैंग के बारे में खबरों से भरी हुई थी। कई लड़कियां भी हैं जो आधिकारिक वेबसाइट पर कन्फेशन वॉल पर लुओ फैंग के प्रति अपने प्यार का साहसपूर्वक इजहार करती हैं। तुम एक कुतिया हो, है ना? तुम वास्तव में खुद को किसी और की बाहों में फेंक देते हो। तुम अभी भी घिनौना लुओ फैंग, ये वास्तव में घृणित है। झाओ युआन ने सिगरेट बुझा दी और गुस्से में अपना सेल फोन लगभग विस्फोट कर दिया। उसके बगल में बैठी लड़की रजाई पकड़े हुए कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ युआन का मूड इतना अनिश्चित और अप्रत्याशित क्यों था। यह क्या बकवास तकनीक है? ये लुओ फैंग जैसे नीच लोगों को भी आगे निकलने की अनुमति दे सकती है। अकादमी की दोहरी दीवारों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वह मेरे साथ तुलना के योग्य है? आधिकारिक वेबसाइट पर हंगामा पड़ने के बाद झाओ युआन और भी अधिक क्रोधित हो गया। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति और श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रमुख पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा किया। पूरे परिवार और पीढ़ियों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। लुओ फैंग क्यों? वह गरीब क्यों है? क्या आप चाहते हैं कि वह आपसे एक औरत चुरा ले? वह उसके सिर पर सवार क्यों होना चाहता है? एक ही कौशल ने उसे एफ स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया और वह अपने जैसा एकमात्र एफ स्तर का छात्र बन गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर लुओ फैंग का संदेश भी देखा था। वह वास्तव में एक दिन बाद खुद को चुनौती देना चाहता था। मुख्य बात यह है कि इस खबर को उन लोगों द्वारा नज़रअंदाज किया गया है जो केवल इसका मजा ले रहे हैं और इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह भी नहीं कह सका। झाओ युआन दुखी महसूस कर रहा था और वह अभी लुओ फैंग के पास जाना चाहता था और उसे पहले की तरह पीटना चाहता था। वह ठंडे स्वर में बोला, टूटा हुआ हुनर चाहता है कि मेरे परिवार की सदियों पुरानी विरासत और संचय को चुनौती दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि टूटा फूटा हुनर मुझसे मुकाबला कर सकता है? क्रोधित झाओ युआन ने सीधे चुनौती स्वीकार कर ली। झाओ युआन ने अपने खाते में लॉग इन किया और चुना। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई। झाओ युआन एक आनुवंशिक योद्धा है जो वह लंबे समय से प्रसिद्ध है। उसने पहले भी क्रूर जानवरों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसके पास समृद्ध व्यावहारिक अनुभव है। दूसरी ओर लुओ फैंग आकाश में उड़ने के लिए केवल विशाल समुद्री कला पर निर्भर था। ऐसा प्रतीत होता है कि झाओ युआन के साथ कोई तुलना नहीं है, जिनकी पृष्ठभूमि बहुत गहन है। लेकिन इस वजह से सबका ध्यान उधर चला गया। इस द्वंद्व से आकर्षित आखिरकार उनमें से एक आनुवंशिक योद्धा है जिसने कभी भी विशाल समुद्री कला का अभ्यास नहीं किया है। उनमें से एक मानव चिकित्सक है जो हानहाई जियू का अभ्यास करता है, लेकिन उसे जीन का इंजेक्शन नहीं लगाया गया है। वे वास्तव में जानना चाहते हैं कि दोनों के बीच अंतर कितना बड़ा है। जैसे जैसे कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर इस द्वंद्व पर चर्चा तेज होती गई, कॉलेज के बाहर के लोगों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो लोग अमीर और संपन्न हैं, उनके लिए ये लड़ाई और भी अधिक आकर्षक है। यदि हानहाई जुए जीन योद्धा से ज़्यादा मजबूत है, फिर वे स्वाभाविक रूप से किसी भी कीमत पर संसाधन इकट्ठा करते हैं ताकि उनके वंशजों को हानहाई जुए के उच्च क्षेत्र तक पहुंचने में मदद मिल सके। दूसरी ओर, यदि आनुवंशिक योद्धाओं को अधिक शक्तिशाली होना है तो उन्हें दो तैयारियां करनी होंगी। साधारण बच्चों को उसकी आज्ञा के अधीन रहने दो, विशाल समुद्री कला का अभ्यास करें, जबकि वास्तविक मूल परिवार के सदस्य आनुवंशिक योद्धाओं के मार्ग का अनुसरण करना जारी रखते हैं या दोनों का अभ्यास करते हैं। यद्यपि आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए अभी तक कोई महत्वपूर्ण नोड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उन्हें जल्द से जल्द निर्णय लेने और आवंटित करने की आवश्यकता होगी। पहले से संसाधन। ये लड़ाई इतनी गर्म थी कि लू यू भी, जो तियानायु संप्रदाय में था, इसके बारे में सुना। बात सिर्फ इतनी है कि वह यह अच्छी तरह से जानता है कि हानहाई जुए कितनी शक्तिशाली है
और आनुवंशिक चिकित्सा के लिए इसकी तुलना करना असंभव है। उससे तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, वह पहले से ही परिणाम जानता है। हालांकि यह मामला लू यू के लिए पूरी तरह से ध्यान देने योग्य नहीं है। इस बार आधे दिन से भी कम समय बीता है और इस विषय पर मानव जाति में चर्चा उच्च स्तर पर बनी हुई है। ये देखा जा सकता है कि अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने से पहले परिवर्तन वे झिझक रहे थे और झिझक रहे थे। अगर लुओ फैंग झाओ युआन को साफ तौर पर मार सकता है, इससे मानव जाति में सनसनी फैलना स्वाभाविक है। हानहाई जुए भी मानव जाति के बीच तेजी से जड़ें जमा सकता है। उनकी वर्तमान समझ और निगरानी के आधार पर, यद्यपि चीनी अधिकारी इसे बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अभी भी कई ऐसे अनुयायी हैं जो हानहाई जुए का अभ्यास करने का इरादा नहीं रखते हैं। मैं यह नहीं मानता कि मेरे इरादे इतने अच्छे हैं, नहीं, मैं यह मानता हूं कि हानहाई जुए इतनी शक्तिशाली है। लोगों का ये समूह केवल उन्हें भविष्य की क्रूरता और हानहाई जुए की शक्ति को देखने देकर ही वे रो सकते हैं और अभ्यास करने की भीख मांग सकते हैं। चीन में उन लोगों के संदेह और क्रूर जानवरों के प्रति उनकी हार्दिक घृणा की तुलना में, जब अन्य देशों को पता चला कि लू यू ने चीन को एक कौशल सिखाया है, तो उन्होंने तुरंत विभिन्न चैनलों के माध्यम से हानहाई जुए प्राप्त किया और इसका अनुवाद किया जितना जल्दी हो सके। यद्यपि वे तियानयू संप्रदाय जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान पर अभ्यास नहीं कर सकते हैं, फिर भी वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी, तो उनके लिए अपनी शक्ति में सुधार करने का समय आ जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से वह है जिसे देखकर लू यू बहुत खुश है, ताकि पूरी दुनिया धीरे धीरे उसकी अपनी मार्शल आर्ट के औपनिवेशिक शासन के अधीन आ जाए। हालांकि अभी मैं कम समय में ज्यादा लाभ नहीं देख सकता। हालांकि जो लोग हानहाई जुए का अभ्यास करते हैं, वे बाद के चरण तक अभ्यास करते हैं। अभ्यासों से प्राप्त लाभ और उपलब्धियां अधिक गहराई से परिलक्षित होंगी। इसलिए लू यू को अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने इस तकनीक के प्रचार प्रसार पर पूरा ध्यान दिया। साथ ही कई देशों से एक के बाद एक विभिन्न सांस्कृतिक अवशेष भेजे गए। इन चीजों में विभिन्न परिवर्तन होने लगे हैं। तियानयू संप्रदाय के समृद्ध वातावरण में परिवर्तन, क्रूर जानवरों की तरह बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलना। वे स्याही से बने चित्र अधिक जीवंत दिखते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद सतह पर स्याही के निशान उज्ज्वल हो जाते हैं, अनियमित स्याही के रंग की तरह। चित्रों पर रेंगते हुए प्राणी धीरे धीरे एक रहस्यमय आभा बिखेर रहे थे। इस तरह के परिदृश्य चित्रों को लू यू द्वारा विशेष रूप से निर्मित गोदाम में संग्रहित किया गया है। यद्यपि अधिकांश स्याही चित्रों में परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी वे सांस्कृतिक अवशेष हैं। लू यू द्वारा संचित यहाँ में जमा हो गए हैं। छोटे छोटे पहाड़ तथा परिवर्तित सांस्कृतिक अवशेषों की संख्या पहले से ही एक खगोलीय संख्या है, और जैसे जैसे समय बीतता है, इन सांस्कृतिक शक्तियों की शक्ति बढ़ती जाती है। अवशेषों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। यदि इन चीजों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे निश्चित रूप से सिस्टम के अलावा यह उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। समय बहुत तेजी से बीतता है, जैसे सूरज डूब जाता है और चांद पलक झपकते ही उग जाता है, तारे इधर उधर हो जाते हैं और फिर लाल सूरज बाहर झांकता है। फिर से क्षितिज। जीन इंस्टीट्यूट खचाखच भरा हुआ था। लुओ फैंग और झाओ युआन के बीच द्वंद्व के कारण हर जगह दर्शक और रिपोर्टर मौजूद थे। यहाँ तक कि कुछ विदेशी पत्रकार भी यहाँ आ पहुँचे। चीन की तरह उन्होंने आनुवंशिकी विकसित की है। दवाइयाँ तो हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। वे सिर्फ दवाइयों के फायदों की झलक ही देख पाते हैं, और उन दोनों के बीच इस तरह के द्वंद्व के माध्यम से दोनों के बीच नुकसान और नुकसान का पता चलता है। जेनेटिक्स अकादमी के केंद्र के मंच पर लुओ फैंग ने झाओ युआन को देखा, जो एक सख्त भाव के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसकी मुठियां भींची हुई थीं। जोर से। झाओ युआन ने जो शर्मिंदगी उसके दिल में लाई है, वह हमेशा उसके दिल में गहराई से समाई हुई है।
अब हानहाई जुए की मदद से बदला लेने का समय आ गया है। लुओ फेंग के विपरीत, जिसने अपने आंतरिक क्रोध को दबा दिया था, झाओ युआन शांत और उदासीन दिख रहा था और उसने लुओ फेंग को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया। सभी की निगाहें रिंग के चारों ओर मौजूद युवतियों पर टिकी थीं। यहाँ तक कि कुछ महिला गुरु जो विवाहित महिलाएं थीं, वे भी स्नेहपूर्वक उनकी ओर देख रही थीं। उनके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी, मानो वे प्रेम के मौन शब्द कह रही हों। कई महिलाएं जो उसके साथ छेड़खानी कर रही थीं, वे शर्मा रही थीं और मना करना चाहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने उसका स्वागत किया। उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित क्षेत्र को अपनी अलग पहचान बनाने का निजी अवसर माना। उनके तुच्छ व्यवहार से कई लोगों में असंतोष पैदा हो गया। हालांकि झाओ युआन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दर्शकों में कई महिलाओं ने भी झाओ युआन की हरकतों पर प्रतिक्रिया दी और खुशी मनाई। लुओ फेंग की भौहें और भी गहरी हो गईं, और हानहाई जुए को उसके द्वारा चरम सीमा तक धकेल दिया गया था। मंच पर उपस्थित आध्यात्मिक ऊर्जा, चतुर जल सर्पों की तरह, उनके शरीर की सतह के करीब तैर रही थी, जिससे उनकी सांसें और धड़कनें रुक गई थीं। खून खौलना, वह जाने के लिए तैयार था, और झाओ युआन नामक बदमाश को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की योजना बना रहा था। वह उस शर्मनाक चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहता था। जिन योद्धा जो रिंग में द्वंद्व युद्ध की मेजबानी के प्रभारी थे, वे भी झाओ युआन के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सके और ठंडे स्वर में घोषणा की, ये लड़ाई दोनों पक्षों की स्वैच्छिक भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। ये तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि एक पक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर देता और हार स्वीकार नहीं कर लेता। अब लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही आनुवंशिक योद्धा ने संक्षिप्त तरीके से युद्ध शुरू होने की घोषणा की, वह पीछे हट गया। लुओ फेंग, जो पहले से ही जाने के लिए तैयार था, अचानक तेजी से बाहर निकला और झाओ युआन के सामने एक मूर्ति की तरह प्रकट हुआ। हालांकि झाओ युआन ने खुद को संयमित कर लिया था, फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि लुओ फेंग का हमला इतना तेज और हिंसक होगा, जैसे कोई सांप अपने बिल से बाहर आ रहा हो और उससे बचना असंभव था। झाओ युआन की भयभीत निगाहों के सामने लुओ फेंग की मुट्ठी उसके सीने पर जोर से लगी। उसकी छाती की मांसपेशियां इस भयानक आघात को झेलने में असमर्थ थीं। उसकी छाती की हड्डियां तेजी से धंस गईं, और वह खुद को उसकी ओर बढ़ने से नहीं रोक सका। उसने उसके सामने मुंह भर खून थूक दिया। उसका शरीर विपरीत दिशा में पीछे की ओर उड़ गया और रिंग के किनारे पर जा गिरा। उसका शरीर लगातार हिल रहा था और छटपटा रहा था। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके भाव बदल गए। यह अभी शुरू ही हुआ है और झाओ युआन को भारी झटका लगा है। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए। झाओ युआन अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी के प्रति बहुत लापरवाह है। उसका पूरा शरीर आनुवंशिक चिकित्सा द्वारा मजबूत किया गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लुओ की विस्फोटक शक्ति प्रतिक्रिया करने में धीमी थी। फेंग के हमले ने झाओ युआन को पूरी तरह से कुचल दिया, और अगर झाओ युआन का आनुवंशिक रूप से संशोधित शरीर वास्तव में हानहाई जुए से अधिक मजबूत है, भले ही उस पर लुओ फेंग द्वारा हमला किया जाए, तो वह इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। इस लड़ाई को देख रहे अनगिनत लोग भड़क गए। आखिरकार उनके बीच की लड़ाई खत्म हो गई, बहुत जल्दी। कुछ लोगों ने तो घबराकर ऊपर देखा और पानी का घूंट लिया। जब उन्होंने दोबारा देखा तो झाओ युआन रिंग के किनारे पर गिर पड़ा था। लुओ फेंग, जो रिंग में था, भी थोड़ा सा था। इस समय स्तब्ध हूँ। हालांकि उसे पूरा भरोसा है कि वह झाओ युआन को हरा सकता है, लेकिन ये दुख इतना अधिक था कि उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। ऐसा लगता है कि हमने अभी भी विशाल समुद्री कला को कम करके आंका है। झाओ युआन जैसा आनुवंशिक योद्धा पहले से ही F स्तर के क्रूर जानवरों से लड़ सकता है, तो फिर लुओ फेंग, जो विशाल समुद्री कला का अभ्यास करता है, निश्चित रूप से एक F स्तर के जानवर से सीधे लड़ने की ताकत रखता है, और यहाँ तक कि एक F स्तर के जानवर को मार भी सकता है। कई F स्तर के आनुवंशिक योद्धाओं ने पहले ही अपना मुंह इतना चौड़ा खोल लिया है कि वे लगभग निगल सकते हैं। कई अंडे
उन्होंने सचमुच खूंखार जानवरों से लड़ाई का अनुभव किया है और वे खूंखार जानवरों की शक्ति और आतंक से अच्छी तरह परिचित हैं। यद्यपि आनुवंशिक चिकित्सा उन्हें समान स्तर के क्रूर जानवरों से लड़ने की अनुमति देती है, लेकिन वह सिर्फ एक लड़ाई थी और उस क्रूर जानवर को मारना लगभग असंभव था। लुओ फेंग ने अभी थोड़े समय के लिए ही हानहाई जुए का अभ्यास किया था, लेकिन उसके पास पहले से ही इतनी ताकत थी, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। उनकी धारणा में ऐसी ताकत निश्चित रूप से लगभग सभी एफ स्तर के क्रूर जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। लू यू, मिस्टर लू, उन्होंने उन्हें किस तरह की भयानक तकनीक सिखाई? ये आनुवंशिक योद्धा पहले से ही हानहाई जुए का अभ्यास करने के लिए उत्सुकता से तैयारी कर रहे हैं। रुको, नहीं! झाओ युआन खड़ा हो गया। अचानक किसी ने चिल्लाकर सबका ध्यान पुनः रिंग की ओर खींचा। झाओ युआन, जो रिंग के किनारे पर लेटा हुआ था, धीरे धीरे एक अत्यंत अजीब मुद्रा में खड़ा हो गया। उसके जोड़ चलते फिरते ज़ॉम्बी की तरह मुड़ गए थे। उसकी आंखें बेहद लाल थीं, मानो वह इस समय एक क्रूर जानवर में बदल गया हो, जिससे तीखी मछली जैसी हवा चल रही हो। क्या वह पागल है? उसे सीधे तैयार किए गए क्रूर जानवर के खून का इंजेक्शन दिया गया था। कई वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को तब झटका लगा जब उन्होंने झाओ युआन को ऐसी हालत में देखा। वह क्रूर जानवर का खून जेनेटिक दवाओं पर उनके शोध का एक उपोत्पाद है। ये किसी की खुद की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि लोगों को मौत के कगार से वापस ला सकता है। हालांकि एक बार उपयोग करने के बाद यह एक राक्षस बन जाएगा जो न तो मानव है और न ही भूत है, और पूरी तरह से सारी समझ खो देगा। ये पूरी तरह से विकास के चरण में था। झाओ युआन ने न केवल इसे प्राप्त किया, बल्कि इसका उपयोग भी किया। खुद को और झाओ युआन, जो मूल रूप से एफ स्तर था, ताकत राक्षसों के खून से उत्तेजित हुई और सीधे एफ स्तर के चरम स्तर तक पहुंच गई, जिससे अखाड़ा थोड़ा डूब गया। इस लड़ाई के प्रभारी आनुवंशिक योद्धा थोड़ा चौंक गए और तुरंत अपनी आंखों में एक क्रूर नज़र के साथ झाओ युआन की ओर दौड़े। इस प्रकार के राक्षस जानवर के खून से सना हुआ मानव जाति अपनी ताकत बहुत अधिक खो देगी। सुधार तो होगा, लेकिन यह अपनी मानवता पूरी तरह खो देगा और क्रूर बन जाएगा। इसके सामने मौजूद सभी प्रतिरूप निर्दयता से मारे जाएंगे, मिटा दिया गया। लुओ फेंग की वर्तमान ताकत के साथ झाओ युआन इस राज्य में उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हालांकि जिस क्षण वह झाओ युआन के सामने पहुंचा, लुओ फेंग पहले से ही सतर्क था। लुओ फेंग पहले से ही ली युआन के सामने दौड़ा था और फिर उसके मुड़े हुए और घृणित चेहरे पर मुक्का मारा। उछाल! यह मुक्का लुओ फेंग का पूरी तरह से गुस्से वाला वार था। जैसे ही यह झाओ युआन के गाल पर लगा, सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वालामुखी के फटने की तरह बाहर निकल गई, जिससे झाओ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। युआन का गाल और उसके चेहरे के पीछे की खोपड़ी भी भंगुर हो गई। ध्वनि के बाद यह विस्फोट हो गया। लाल रंग का खून आतिशबाजी की तरह चमक रहा था। हर कोई इस दृश्य को विस्फारित आंखों से देख रहा था और कुछ लोगों के चेहरों पर खून के छींटे भी थे, लेकिन वे अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। ली युआन, जिसकी ताकत राक्षसों के खून की बदौलत सभी पहलुओं में बेहतर हो गई थी, अभी भी लुओ फेंग के लिए कोई मुकाबला नहीं था और उसे मिटा दिया गया। उनकी नाक, इससे उन्हें एक प्रश्न पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। विशाल सागर की सीमा है जुए। यदि मैं हानहाई ज्यू का सफलतापूर्वक अभ्यास करूं, तो क्या मैं इतना शक्तिशाली बन सकूंगा? कुछ समय के लिए बहुत से लोग हानहाई जुए की वजह से भविष्य के लिए आशा से भरे हुए थे, और वे लू यू के लिए और भी अधिक आभारी थे। अगर लू यू नहीं होते, तो उनके पास इतनी शक्तिशाली तकनीक नहीं होती। अभ्यास। लुओ फेंग और झाओ युआन के बीच हास्यास्पद लड़ाई के बाद हर जगह और ऑनलाइन आवाजें धीरे धीरे सुसंगत होती जा रही हैं। लू यू द्वारा सिखाई गई हानहाई जुए की तकनीक सभी के लिए सबसे अच्छी पसंद बन गई है। अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया है। इस तकनीक और लू यू की तकनीक को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उपलब्धियां। जब लू यू को इन स्थितियों के बारे में पता चला तो उसने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया।
वो अच्छी तरह से जानते थे कि जब हानहाई जुए का अभ्यास करने वाले लोगों के समूह को लाभ मिला, तो हानहाई जुए का कार्यान्वयन वास्तव में सफल रहा था। अनगिनत उत्तराधिकारी होंगे और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हानहाई जुए लोगों के दिलों में और अधिक गहरी जड़ें जमा लेगा। यह मामला एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष बन चुका है। तुरंत ही उसका ध्यान उस स्थान पर गया जहां छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य लोमड़ी पीछे हट रही थीं। अब तक वे कई दिनों से एकांतवास में थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और इससे पहले कोई हलचल नहीं हुई थी। जब तक उन्होंने आत्मज्ञान का अमृत नहीं पी लिया, तब तक उनकी सांसें एक के बाद एक ऊपर उठने लगीं। सबसे पहले जिसकी आभा उभरी, वह छोटी सफेद लोमड़ी थी। उसकी नींव सबसे गहरी थी। बस एक चीज की कमी थी, वह थी उसकी समझ की कमी। मूल कानून। जब उसने आत्मज्ञान की औषधि अपने शरीर में ग्रहण की, तो उसका मन और आत्मा पूरी तरह से इस दुनिया में एकीकृत हो गए। दुनिया में कोई भी अशांति उसकी धारणा के अंतर्गत है। खास तौर पर आसमान में लटकता हुआ सूरज इतना लाल और चमकीला था कि उसे देखना असंभव था। इससे निकलने वाली गर्म लहरें दूर दूर तक फैलती थीं। आकाश में परत दर परत अदृश्य बनते हुए चिलचिलाती लहरें, हवा में गर्म लहरें चल रही थीं, जिससे वातावरण असहनीय रूप से गर्म हो गया था और नमी भी समाप्त हो गई थी। यहाँ की गर्म हवा में सांस लेने से ऐसा लगेगा जैसे आपका गला जलने लगेगा और धुआं निकलने लगेगा। गर्मी की लहर बाहर की ओर फैलती रही और ऊंची घास और पेड़ थकान के कारण जल्दी ही सिकुड़ गए। हरी शाखाएं और हरी पत्तियां इतनी तेजी से मुरझाकर पीली हो गई थीं कि उन्हें देखना मुश्किल था। नंगी आंखों से देखने पर वे अपना हरा रंग खो बैठे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं एक ही पल में निकाल ली गई हों। वनस्पति सूखकर गिर गई और आग में जलकर राख में बदल गई, केवल कुछ बीज ही राख में गिर गए। तब समय और स्थान एक दूसरे से अलग होने लगे। इस क्षण में तेजी लाओ और बीज जल्दी से जड़ पकड़ लेंगे और अंकुरित हो जाएंगे, पल पल अलग दिखेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। पूर्ण परिपक्वता तक बढ़ने के बाद ये फिर से अग्नि में जलकर निर्वाण हो जाता है, बीज पीछे छूट जाते हैं तथा शरीर के अन्य सभी अंग जल जाते हैं। ये दृश्य अनगिनत बार दोहराया गया। अचानक एक चटकने जैसी आवाज आई। आवाज दी। अग्निपक्षी का शरीर आग की लपटों में घिर गया और इस प्रचंड आग में उसका शरीर और उससे जुड़ी हर चीज आग की लपटों के साथ गायब हो रही थी, जब तक कि वह लगभग पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। राख के बीच आग की एक हल्की किरण नाच रही थी और सभी दिशाओं से ऊर्जा, फिर उन्मत्त रूप से प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उन आध्यात्मिक लोगों के निरंतर पोषण के तहत ऊर्जा के साथ साथ उसकी आभा भी बढ़ गई। ज्ञानवर्धक औषधि की मदद से उसने एक स्पष्टता की भावना, प्रचंड आग निर्दयी है और सभी चीजों को नष्ट कर देती है, लेकिन पृथ्वी जलने के बाद बेहतर पोषण कर सकती है। सभी चीजें। उसने सुजाकू अग्नि के मूल नियम की सतह को खरोंचना शुरू कर दिया था। शरीर में शुद्ध सुजाकू रक्त जलने और पुनर्जन्म के साथ और अधिक शुद्ध और उत्कृष्ट हो जाता है। फायरबर्ड की आभा में परिवर्तन को महसूस करते हुए लू यू ने बड़ी संतुष्टि के साथ उसकी ओर देखा। फायरबर्ड जो रास्ता अपनाना चाहता है वह बहुत सरल और शुद्ध है, अपने पूर्वजों के पास लौटना और एक वास्तविक सुजाकू बनना। जल्द ही जब अग्नि पक्षी की सांस आसमान में गड़गड़ाहट से टकराई, तो छोटी सफेद लोमड़ी की सांस भी अचानक उछाल आया। उसकी चेतना और शरीर दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। जो शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना थी, जो पहले से ही दायरे से परे है, वह और अधिक ठोस होता जा रहा है, मानो वह आभासी से वास्तविक की ओर जा रहा है और दुनिया को टुकड़े टुकड़े करने वाला है। और शुद्ध सफेद बालों वाला उसका शरीर तेजी से बढ़ रहा है और उसकी रोएदार पूंछ भी संख्या में बढ़ रही है, थोड़ा हिल रही है, आकर्षण और मोह से भरी हुई है। उसकी सफलता भी अत्यंत सहज थी और उसे केवल आकाश में हो रही गड़गड़ाहट से बचकर निकलने की आवश्यकता थी। उनके अलावा सुनहरा बंदर अपने हाथ में सफेद हड्डी की छड़ी को कसकर पकड़े हुए कड़ी मेहनत कर रहा था। टूटने की कगार पर। फायरबर्ड और लिटिल व्हाइट फॉक्स की तुलना में उनकी सफलता आसान नहीं थी।
चाहे वह आध्यात्मिक ऊर्जा हो या समझ। मूल में अभी भी एक अंतर है, जैसे कि उनके बीच खिड़की के कागज की एक परत है, लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है। लू यू चिंतित दिख रहा था और उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति इतनी रहस्यमय थी कि वो केवल अपने परिवर्तन पर ही भरोसा कर सकता था। अन्यथा वो आगे बढ़ने का अवसर चूक जाएगा और बाद में फिर से आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाएगा। बूम! आसमान में बिजली चमकने लगी और अंतहीन गड़गड़ाहट नदी की तरह बरसने लगी, जिससे दोनों इलाके जलमग्न हो गए। जहाँ छोटी सफ़ेद लोमड़ी और अग्नि पक्षी थे, मानो दो वज्र दुनियाएं बन गई हों, जो एक भयावह आभा बिखेर रही थीं जो दुनिया को नष्ट कर देंगी। शहर के सभी मनुष्य और खूंखार जानवर हजारों नाचते हुए बादलों को देखकर भयभीत होकर सिर उठाकर गिर पड़े। लंगड़ाते हुए जमीन पर गिरे। लेई वेई के ताले के नीचे उनके लिए हिलना डुलना भी एक विलासिता थी। 20 स्तर के क्रूर जानवरों को जीवित रहने के लिए जिस वज्रपात की आवश्यकता होती है, उसे फायरबर्ड कमांडर ने अवश्य ही तोड़ दिया होगा। कितना समय हो गया है? वे पहले ही स्तर बी तक पहुंच चुके हैं। क्या भगवान का अनुसरण करने का यही लाभ है? यद्यपि लेई वेल के ताले के नीचे वे चींटियों की तरह थे, जिनका न्याय किया जा रहा था, और वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। लेकिन वे पूरी तरह से घबराए नहीं थे, और उन्हें लिटिल व्हाइट फॉक्स और फायरबर्ड की ताकत पर पूरा भरोसा था। यद्यपि यह बिजली आपदा भयानक है, वे निश्चित रूप से इसे सुरक्षित रूप से जीवित रहने में सक्षम होंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान अभी भी लड़ाई को पकड़ने के लिए यहाँ हैं, भले ही कोई दुर्घटना हो, वे निश्चित रूप से होंगे स्थिति को मोड़ने में सक्षम। वे भविष्य में तियानयु संप्रदाय के नए पैटर्न के बारे में भी सोच सकते हैं। लू यू ए स्तर क्रूर जानवर के रूप में। पूर्ण कोर में 20 स्तर के क्रूर जानवर जैसे कि छोटी सफ़ेद लोमड़ी, अग्नि पक्षी और सुनहरा बंदर मुख्य आधार हैं। ऐसी विशाल शक्ति निश्चित रूप से सक्षम होगी। तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनरुद्धार के बाद भी जोखिमों का सामना करना पड़ता है, और दुनिया में भारी बदलाव आते हैं और विभिन्न अवसर और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। लू यू स्वाभाविक रूप से किनारे पर खड़ा था, छोटे सफ़ेद लोमड़ी और अग्नि पक्षी को गड़गड़ाहट में चकमा देते हुए लड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए देख रहा था। गड़गड़ाहट। यद्यपि वे थोड़े शर्मिंदा थे और कभी कभी उनके शरीर से धुआं निकलता था, लेकिन इससे उनके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। इसके विपरीत, दो प्रमुख वज्रपातों के कारण अंततः सुनहरे वानर के सिर के ऊपर वज्रपात होने लगा। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और उसका शरीर बड़ा हो गया। उसकी भुजाओं और जांघों की मांसपेशियां घनी होती गईं, जब तक कि मांसपेशियां उभरी हुई थीं और लगभग उसकी कमर जितनी मोटी थीं। एक आदिम और विशाल आभा चुपचाप हवा में भर गई। परिणामस्वरूप, जो लोग और क्रूर जानवर पहले से ही आश्चर्यचकित थे, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वह शानदार दृश्य देखा, जब 3 क्रूर जानवर एक ही समय में 20 स्तर से टूटकर अंदर आए। पहले से ही एकांत में रह रहे अधिकांश 20 स्तर के क्रूर जानवर इस बात से आकर्षित हुए। हिंसक चरम आभा और तियानयु संप्रदाय की दिशा में देख रही उनकी आंखें अवचेतन रूप से ईर्ष्या और विस्मय से भरी हुई थीं। हालांकि वे अहंकारी हैं, लेकिन वे उनकी पूरी ताकत का सम्मान करते हैं। बी लेवल तक पहुंचने का मतलब है कि वे उनसे पूरी ताकत से बात कर सकते हैं। तियानयु संप्रदाय की शक्ति और आतंक भी हिमशैल की नोक दिखाने लगा। वे पहले से ही भगवान द्वारा कृपापात्र क्रूर जानवर थे, लेकिन उनकी सफलता की गति अभी भी थी। आगे निकल गया। बेशक इसके पीछे उन क्रूर जानवरों की प्रतिभा के कारण है, लेकिन जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वह लू यू के कारण भी हो सकता है। आखिरकार, लू यू की सफलता की गति बहुत तेज थी। अगर कोई चाल और कौशल नहीं होते तो वे कभी नहीं होते। इस पर विश्वास करो। और जब प्रशिक्षक के रूप में एक मजबूत व्यक्ति हो जो 2 महान क्षेत्रों को पार कर चुका हो, तो जल्दी से सफलता प्राप्त करना असंभव है। इसके अलावा, जैसे जैसे वे लू यू के बारे में अधिक सीखते हैं, वे लू यू के बारे में अधिक से अधिक रहस्यमय महसूस करते हैं। आखिरकार, उसका वंश वास्तव में एक सुनहरे चील जैसा ही है, लेकिन वो उनसे बहुत आगे है।
उसे भगवान का जैविक पुत्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने इस पर काफी देर तक चर्चा की और विभिन्न साहसिक अनुमान और धारणाएं लगाईं, लेकिन फिर भी वे उसकी तीव्र सफलता के मूल कारण की पुष्टि नहीं कर सके। तियानयु संप्रदाय के 3 क्रूर जानवरों को गिनने पर 20 स्तर को तोड़ने वाले क्रूर जानवरों की संख्या लगभग 40 है। तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति आ रही है। यदि हम अपने वर्तमान रक्त वंश और शक्ति के साथ लू यू को नहीं पकड़ सकते, तो यदि हम एक कदम आगे बढ़कर सच्चे रक्त वाले प्राणी बन जाएं, तो लू यू को इससे कैसे निपटना चाहिए। ये 20 स्तर के क्रूर जानवर आपस में बातें कर रहे थे। ड्रैगन राजा और अन्य क्रूर जानवरों की पहल पर उन्होंने लू यू को निशाना बनाते हुए एक समूह की स्थापना की। सप्ताह के दिनों में मैं इसमें चुटकुले बनाता हूँ, लेकिन जब अधिक महत्वपूर्ण और नाजुक क्षण आते हैं तो मैं समाचार प्रकाशित करता हूँ और इस पर चर्चा करता हूँ। लू यू अब हमारा दुश्मन बन सकता है क्योंकि वह पहले घुस सकता है। जब हमारा क्षेत्र उसे पकड़ लेगा तो वह हमसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा। कई क्रूर जानवर लू यू से असंतुष्ट हैं और उसकी जगह लेने के अवसर तलाश रहे हैं। अधिकांश अन्य क्रूर जानवर भी इसी तरह हैं, जो तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे आकाश में उड़ सकें। तियानयु संप्रदाय के भीतर 1 घंटे बाद फायरबर्ड, जो सबसे पहले आगे निकल गया था, और गोल्डन एप, जो आगे निकल गया था, दोनों ही आगे निकल गए। अंत में, सबसे अंत में, टूटकर हमला करने वाला 20 स्तर तक पहुंचने की उनकी आभा को स्थिर किया। अपने दायरे को स्थिर करने के बाद उन्होंने पाया कि लू यू उन्हें एक संदेश के माध्यम से बुला रहा था। वे थोड़ा भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वे यथाशीघ्र हॉल में प्रवेश कर गए। ताकत में सुधार के कारण उनकी ऊर्जा और आत्मा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनकी आंखें दृढ़ हैं और उनकी सांसें शांत हैं। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी का ढह जाना भी उनके हाव भावों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। सबसे पहले आपको बधाई, अब आप 20 स्तर के क्रूर जानवरों की श्रेणी में आ गए हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। उन पर नजर डालने के बाद लू यू ने बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वे सभी उम्मीदों पर खरे उतरे और सफलतापूर्वक आगे बढ़े। तियानयु संप्रदाय में 3 20 स्तर के क्रूर जानवर तैनात हैं और 9 स्वर्ग आत्मा एकत्रीकरण संरचना के मजबूत होने के कारण उसके लिए जबरदस्ती अंदर घुसना और भी मुश्किल है। आज के समय में, युग में, अभेद्य कहलाना ही पर्याप्त है। यदि भगवान द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक औषधि न होती तो हम इतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ये सब भगवान की मदद के कारण है। अब से हम प्रभु को कभी निराश नहीं करेंगे। लिटिल व्हाइट फॉक्स और अन्य लोगों ने बहुत विनम्रता से बात की। लू यू के लिए प्रशंसा उनकी हड्डियों में गहरी थी। वे चापलूसी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तथ्य बता रहे हैं। लू यू भी उन पर बहुत भरोसा करता था। उसने बुलाया। इस समय उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का समय आया। जब आपने स्तर B पार कर लिया, तो क्या आपको वहाँ कुछ असामान्य महसूस हुआ? लू यू के शब्द सुनकर वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि प्रभु का क्या मतलब है, लेकिन उसकी भौहों के बीच की गंभीरता को देखकर मुझे पता चल गया कि यह मामला असामान्य है। इसलिए छोटी सफेद लोमड़ी ने संकोच से कहा, अगर कुछ असामान्य है तो ये सच है। मुझे बस स्पष्ट रूप से लगता है कि कुछ है जो मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, और रक्तरेखा में दी गई जानकारी, विरासत बहुत अस्पष्ट है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह पैतृक भूमि है। मेरे 9 पूंछ वाले लोमड़ी के पूर्वज हैं। मृत भविष्य में उन सभी को वहीं दफनाया जाएगा। लू यू को थोड़ी खुशी और दिलचस्पी महसूस हुई। 9 पूंछ वाला लोमड़ी प्राचीन पौराणिक जानवरों में से एक है। यह अफवाह है कि 9 पूंछ की खेती करने के बाद ये सभी जीवित प्राणियों को उल्टा कर सकता है और जीवन और मृत्यु को उलट सकता है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो कई लोगों के लिए एक चुनौती है। जीव जंतु डरते और घबराते हैं। ब्लू स्टार में अनेक पौराणिक जानवरों को देखकर ऐसा लगता है कि वे डरावने हैं और उनसे निपटना कठिन है। जिस पैतृक भूमि की उन्होंने बात की थी, उसमें संभवतः न केवल 9 पूंछ वाली लोमड़ी के रहस्य छिपे थे,
बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्ति जैसे रहस्य भी छिपे थे। बात बस इतनी है कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी को भी पैतृक भूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वह अब केवल चिंतित ही हो सकती है। सुनहरा बंदर और अग्निपक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा, क्योंकि उन्हें भी अपनी अपनी पैतृक भूमि की पुकार महसूस हुई थी। जैसे ही वे बोलने वाले थे, उन्होंने देखा कि लू यू उनकी ओर देख रहा है और वही प्रश्न पूछ रहा है। क्या आपको अपनी पैतृक भूमि की ओर बुलावा महसूस होता है? गोल्डन एप और फायर बर्ड ने एक साथ सिर हिलाया। जब वे बी लेवल से बाहर निकले तो वे न केवल पूर्वजों की भूमि की पुकार महसूस की, बल्कि पूर्वजों की भूमि का नाम भी जाना। ये देखकर कि भगवान ने इसे बहुत महत्व दिया है, वे प्रत्येक एक और वाक्य जोड़ा। मेरी पैतृक भूमि का नाम हुआगुओ पर्वत है। वहाँ कई शक्तिशाली बंदर हैं। उस जगह के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि प्रवेश पैतृक भूमि से मुझे बहुत लाभ होगा। सुनहरे बंदर ने अपने सिर के पीछे थपथपाया और कहा। फायरबर्ड ने भी कुछ देर गंभीरता से सोचा और जलती आंखों से कहा, मेरी पैतृक भूमि का नाम सुजाकू का घोंसला लगता है। मैं इस समय केवल अस्पष्ट रूप से ही इसे महसूस कर सकता हूँ, और संभवतः ये सुजाकू का घोंसला है। अभी तक सामने नहीं आया है। क्या ये सच में ऐसा है? लू यू ने खुद से बुदबुदाया। उसने अपने पिछले जन्म में जो कहा था वह सच था। मिथक का एक हिस्सा अब सच होने वाला है। लू यू को तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। ब्लू स्टार की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से इसके नियंत्रण में। हालांकि जब उन प्राचीन मिथकों का पतन शुरू हुआ तो स्थिति और अधिक नियंत्रण से बाहर हो गई। मिस्टर लू, एक नई असामान्य स्थिति है। जब लू यू अधिक से अधिक असहज हो गया तो उसने अचानक मैंने देखा कि ली चांगोन जल्दी से हॉल से बाहर चला आया और चिंतित भाव से बोला, क्या चल रहा है? लू यू का मन घूम गया और वह ली चांगोन को हॉल में ले गया और उसकी ओर देखा। छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य लोग भी उसे देखकर थोड़ा भ्रमित हो गए। ली चांगोन के साथ उनका बहुत व्यवहार था। ली चांगोन अपेक्षाकृत शांत व्यक्ति है और जो चीजें उसे सती लगती हैं वे संभवतः तुच्छ नहीं हैं। ली चांगोन को केवल अपने शरीर में हलचल महसूस हुई और वह हॉल में दिखाई दिया। लू यू के 100 मीटर लंबे शरीर को देखकर उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। श्री लू, अभी अभी उपग्रह से प्राप्त जानकारी और क्यूशुई पर्वत के निकट सैनिकों से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से पता चला है कि वहां की भूमि तेजी से फैल रही है और वहां धुंधली सी न्यूतो चोटियां हैं, जैसे वे हैं। भ्रम से कदम दर कदम प्रकट होते हुए। जैसे ही उसने यह बात कही, ली चांगोन ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी हुई टैबलेट लू यू को थमा दी। चून की विशाल समुद्री कला कई बार सिद्ध हो चुकी है और मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए ली चांगोन का लू यू के प्रति रवैया बहुत अधिक सम्मानजनक हो गया है। उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की क्योंकि यह एकमात्र चीज थी जो वह लू यू के लिए कर सकते थे। हालांकि लू यू और अन्य क्रूर जानवर पहले से ही इसके लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ली चांगोन के हाथ में टैबलेट पर चित्रों को देखा, उनके भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए। यह एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला थी जिसमें ऊंची चोटियां और ऊंचे प्राचीन वृक्ष थे। लेकिन अब पृथ्वी नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बाहर की ओर फैल रही है, और जैसे जैसे पृथ्वी से अधिकाधिक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही है, वैसे वैसे पृथ्वी का आकार भी बढ़ रहा है। जमीन पर विस्तारित पृथ्वी पर एक विशाल बैल के सिर के समान एक पर्वत शिखर भी उभर रहा है। भले ही आप इसे देखने के लिए उपग्रह का उपयोग करें, नीचे पहाड़ों पर आप अभी भी की शक्ति महसूस कर सकते हैं। न्यूटो पीक उपग्रहों के बिना भी न्यूटो चोटी अंतरिक्ष से नंगी आंखों से दिखाई देती है, और सौभाग्य से न्यूटो पीक अभी भी विस्तार कर रहा है। कुयुन पर्वत के बैल दानव राजा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्थान तीसरे आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवन के माध्यम से खुद को प्रकट करने वाला पहला स्थान होगा। लू यू के चेहरे पर कुछ यादें उभर आईं। अपने पिछले जीवन में उसने नीचे संघर्ष किया था, लेकिन वह कुयुन पर्वत के आतंक को भी जानता था। बैल दानव राजा, शितोलिंग और अन्य खतरनाक स्थानों के अलावा
जिनके बारे में मानव जाति बात करने की हिम्मत भी नहीं करती है, इसे भयावह स्थानों की पहली श्रेणी माना जा सकता है। ये वह स्थान भी है जहां सभी बैल के आकार के जानवर रहते हैं। दुष्ट जानवर इकट्ठे होते हैं। अतीत में अगर मानव जाति ने साधना के मार्ग पर कदम रखना भी शुरू किया तो वे केवल एक चक्कर लगाने का साहस ही करते थे। आखिरकार वे क्रूर जानवर अपनी मर्जी से काम करते थे और उनसे कोई संघर्ष नहीं हो सकता था, न ही उनका मनुष्यों को खाने का कोई इरादा था। शायद सिर्फ इसलिए कि आपने उसे एक बार और देखा, उसने भी आपको एक बार और देखा और फिर पूछा, आप किस बात से चिंतित हैं? आप चिंतित थे। गया। वह बहुत ही मूडी, हठी और दबंग है। और ये दबंग रवैया पूरी तरह से कुयुन माउंटेन के धीरे धीरे सामने आया। विस्तारित कुयुन पर्वत के विशाल प्रेत में शामिल सभी क्रूर जानवर और मनुष्य विस्फोट में नष्ट हो गए। खून की धुंध एक पल में और सीधे न्यूतोशान की 2 लाल आंखों द्वारा अवशोषित कर ली गई, जिससे कुयुन पर्वत अधिक वास्तविक लग रहा था। वहाँ कई क्रूर जानवर रहते हैं, क्यूशुई पर्वत, और अब वे सभी अचानक मर गए, इससे पहले कि वे चीख पाते। भले ही अन्य क्रूर जानवरों ने इस असामान्यता को देखा हो, जैसे जैसे कुयुन पर्वत का विस्तार हुआ, उनकी गति को आसानी से पार कर लिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे शव पहाड़ों और चट्टानों से कुचले गए हों और उनकी हड्डियां टुकड़ों में बिखर गई हों। क्यूशुई पर्वत के किनारे पर दर्जनों बड़े और छोटे शहर हैं जहां मनुष्य रहते हैं, और उनमें लाखों से कम मनुष्य नहीं हैं। वे भाग्यशाली लोग थे जो पिछले 2 आध्यात्मिक ऊर्जा पुनरुत्थान से बच गए थे। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुयुन पर्वत का विस्तार एक अजेय धारा की तरह आगे बढ़ रहा है। शहर में खतरे की घंटियां बजने लगी, विभिन्न सैन्य और नागरिक विमान जल्दबाजी में उड़ान भरने लगे और शहर की सड़कें भागने की कोशिश कर रही कारों से भर गईं। और अधिक लोग कुयुन पर्वत को उत्सुकता से देख रहे हैं जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। उनकी आंखों के ऐसा लगा जैसे लू यू की उन्हें कौशल सिखाने की उम्मीद इस समय पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वो कुयुन पर्वत बहुत ऊंचा और बहुत विशाल है। पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। जल्द ही शहर के किनारे की सभी इमारतें विस्तारित कुयुन पर्वत द्वारा निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दी गईं, चाहे वे कहीं भी हों, लोग या जानवर सभी रक्त धुंध का हिस्सा बन गए। शहर के लोगों से डरी हुई आवाजें आने लगी और वे हताश होकर कमरे से बाहर भागे। वो हताश होकर शहर के बाहर की ओर भागा। काश इस जीवन में उसके 2 और पैर होते, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पूर्ण प्रवृत्ति के सामने वे धूल और चींटियों के अलावा कुछ नहीं है। कुछ मिनट बाद सियोल नष्ट हो गया। ड्रैगन सिटी नष्ट हो गई है। बाइयुए शहर नष्ट हो गया है। 1 दर्जन से अधिक शहर जो पहले हलचल भरे और आशा से भरे थे, कुयुन पर्वत के कारण ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई आवाज नहीं थी और कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। वायु शहर में कई लोगों के अंतिम लाइव प्रसारण के माध्यम से जिन्होंने इस दृश्य को देखा, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस खूनी और भयानक घटना का अनुभव किया है। दृश्य वे जानते हैं कि शरीर को अत्यधिक निचोड़ने के बाद न केवल आंखें फट जाएंगी और छिद्रों से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगेगा, बल्कि शरीर भी दबाव के कारण विभिन्न विकृत राक्षसों में भी परिवर्तित हो जाएंगे और फिर अंतिम क्षण में चेतना मरती हुई प्रतीत होगी। इस दृश्य ने इसे देखने वाले सभी लोगों को चुप करा दिया। ये पता चलता है कि न केवल वह क्रूर जानवरों के सामने कमजोर है, बल्कि सामान्य प्रवृत्ति के सामने भी वह केवल ज्वार के साथ बह सकता है और भाग्य की दया पर तोप का चारा बन सकता है। इस प्रकार की निराशा, इस प्रकार का अनैच्छिक भय उनके दिलों को कांपने पर मजबूर कर देता था और वे थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाते थे। लू यू को इस समय बहुत ज्यादा झटका नहीं लगा, लेकिन उसे कुयुन पर्वत के प्रति हत्या की मंशा और नाराजगी का एहसास हुआ। आखिरकार ये लोग लीक हैं जो इसके बारे में हैं। लू यू के दिल में परिपक्व होने के लिए यह आध्यात्मिक सुधार का प्रारंभिक चरण होने वाला है। इससे पहले कि वो उन्हें खा सके, कुयुन पर्वत उन्हें अंगूठा दिखा रहा है। उसके बगल में खड़ी छोटी सफेद लोमड़ी और अन्य खूंखार जानवर क्यूलियन पर्वत को घूर रहे थे,
हालांकि क्यूलियुन पर्वत अभी भी भ्रमपूर्ण था, लेकिन उन्हें पहले ही एक मजबूत खतरनाक खतरे का आभास हो चुका था। इससे आभा, यदि इस समय उनका सामना हो जाता तो वे निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ जाते और चले जाते, क्योंकि क्यूलियुन पर्वत की समग्र आभा बहुत भयानक है। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे लू यू का सामना कर रहे थे, जिसने अपनी सारी स्तर की आभा बिखेर दी थी। यह एक प्रकार की निराशा है जो रक्त की गहराई से आती है। ये भावना और भी मजबूत है क्योंकि कुयुन पर्वत अभी भी विस्तार और विकास कर रहा है। कुयुन पर्वत। उसी समय हरे बैल राजा ने अपनी काली आंखें चौड़ी करके न्यूतोउ पर्वत की ओर देखा। शिखर जो धीरे धीरे आभासी से वास्तविक में बदल रहा था। अन्य लोग और क्रूर जानवर वृषभ शिखर को नहीं समझते हैं, लेकिन शीर्ष रैंकिंग वाले किंगन्यू वंश के पास इस न्यूतोउ पर्वत पर अपने वंश की विरासत में कई रिकॉर्ड हैं। कुयुन पर्वत, यह उनकी पैतृक भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला भरिंग पैदा हुआ था वहाँ। बाद में रक्तरेखा विकास के माध्यम से किंगन्यू, बर्बर बुल और व्हाइट बुल के नेतृत्व में वास्तविक रक्तरेखा धीरे धीरे बनाई गई। साथ ही साथ कुइनियू जैसे उत्परिवर्ती रक्तरेखाएं, यह अन्य शीर्ष प्राणियों के साथ लड़ने के लिए पर्याप्त है। अंतर्ज्ञान ने ग्रीन ऑक्स किंग को बताया कि यदि उसकी रक्तरेखा को और अधिक शुद्ध और बेहतर बनाना है, अगर उसकी ताकत में तेजी से सुधार करना है, कुयुन पर्वत अवश्य देखें। ये खून की पुकार है, और जैसे जैसे कुयुन पर्वत अधिक से अधिक वास्तविक होता जाता है, ये भावना और भी अधिक वास्तविक होती जाती है, अधिक तीव्र और अनूठा। हरा बैल राजा एक बहुत ही निर्णायक व्यक्ति था, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के कुयुन पर्वत की ओर भागा जो अभी तक जम नहीं पाया था। स्वाभाविक रूप से जितनी जल्दी आप इस शीर्ष स्तरीय रक्त वंश विरासत को प्राप्त कर लेंगे, जो लगभग विशेष रूप से आपकी है, उतना ही बेहतर होगा। कुयुन पर्वत के पास पहुंचने के बाद हरे बैल राजा को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी मां की बाहों के करीब था। कुयुन पर्वत ने भी इसे महसूस किया, और इसका एक हिस्सा हर जगह से अवशोषित रक्त और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई और हरे बैल राजा के शरीर में एकत्र हो गई। प्रचुर मात्रा में रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा के आशीर्वाद से हरा बैल राजा अपनी मां के गर्भ में वापस लौट आया। उसके सींग और भी बड़े हो गए और उन पर लेबर ऊन दिखाई देने लगे। उसके शरीर पर हरे बाल और भी उभरी हुई नसों से भर गए थे, और तीक्ष्ण किनारे। झान मंगनयू, जो झुवन यू शिनेंग और अन्य लोगों के साथ आध्यात्मिक खदान की रखवाली कर रहा था, ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कुछ ईर्ष्या के साथ हरे बैल राजा को देखा। उसके पास बर्बर बैल का खून है, जो सबसे शक्तिशाली बैलों में से एक है। शीर्ष रक्त रेखाएं। दुर्भाग्यवश वह बर्बर बैलों के बीच एक मिश्रित रक्त वाला प्राणी था, जो कि हरे बैल राजा जैसे शुद्ध रक्त वाले प्राणी से कहीं अधिक निम्न था। इसके अलावा ग्रीन ऑक्स किंग शुद्ध रक्त वाले प्राणियों में अग्रणी होने की बहुत संभावना है। उसे कुयुन पर्वत द्वारा नहीं बुलाया गया था। ऐसा लगता है कि तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति मेरे करीब नहीं है। सौभाग्य से युजोंग के इन आध्यात्मिक पत्थरों को इच्छानुसार अवशोषित किया जा सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ, 20 स्तर तक पहुँचने के बाद मैं कुयुन पर्वत पर जाकर अपने वंश में सुधार भी कर सकूंगा। वॉर बुल ने अपने आप से कहा। क्यूलियुन पर्वत के प्रकट होने से उनकी आंतरिक तात्कालिकता की भावना और भी प्रबल हो गई। जैसे जैसे सी स्तर के अधिकाधिक क्रूर जानवर सामने आते हैं, वह अब शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रह जाता। लू यू की मदद करने में असमर्थ होने और त्याग दिए जाने की भावना ने उसे हमेशा प्रेरित किया। 3 क्रूर जानवर जैसे कि काले पंख वाला दिव्य चील और उसके आसपास के अन्य जानवर उसकी भावनाओं को भी अस्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। वास्तव में उनकी रक्तरेखाएं सरल नहीं हैं, लेकिन शीर्ष रक्तरेखाओं की तुलना में वे बस हैं मिश्रित रक्त वाले जीव, जो कि बहुत बुरा है। ये खून खराबा एक जेल और बेड़ी की तरह है। वे इसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते कुछ भी। सौभाग्यवश वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पीछे कोई है। इस बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के साथ
वे ड्रैगन के द्वार को लांघने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और मौलिक परिवर्तन से नहीं गुजर सकते हैं। बेशक इस सब का आधार यह है कि व्यक्ति की अपनी ताकत बढ़ती प्रवृत्ति के साथ तालमेल बनाए रख सकती है। इसलिए 4 क्रूर जानवर चुपचाप दुबके रहे और आत्मिक पत्थरों में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्मत्ततापूर्वक अवशोषित करते रहे तथा भविष्य में लू यू का अनुसरण करने और आकाश में उड़ने के अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। कुयुन पर्वत के किनारे पर स्थित हरा बैल राजा पहले से ही परमानंद से भर गया था। वह तीसरा आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति बोनस प्राप्त करने वाला पहला जानवर होना चाहिए। शुद्ध रक्त सच्चे रक्त के करीब पहुंच रहा है। एक बार जब यह एक असली नीला बिल्ड बन जाता है तो यह एक शक्तिशाली बल होगा। उसके पास अहंकारी ताकत भी है जो इसे तोड़ सकती है। दायरे की बेड़ियां। हालांकि वह अभी भी 20 स्तर पर है, फिर भी उसे इस स्तर के क्रूर जानवर के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे हराने का पूरा भरोसा है। आखिरकार इस क्षेत्र का उपयोग केवल औसत रक्त वंश वाले अन्य क्रूर जानवरों को नियंत्रित करने के लिए ही किया जाता है। एक बार जब आप वास्तव में शीर्ष वंश के क्रूर जानवर बन जाते हैं तो तथाकथित नियम और तथाकथित प्रतिबंध केवल आपके तोड़ने के लिए होते हैं। हम्फ, छोटे सुनहरे चील, मेरा इंतजार करो, उस दिन का इंतजार करो जब मैं हरे बैल में बदल जाऊंगा। रक्तरेखा के क्रमिक परिवर्तन के कारण ग्रीन ऑक्स किंग फिर से बढ़ गया। भले ही लू यू किसी प्रकार का कीड़ा हो, वह अपने जैसे भाग्यवान बच्चे का विरोधी नहीं हो सकता। अरे, क्या उसने हाल ही में गंदगी खाई है? वह कितना भाग्यशाली है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ड्रैगन राजा 3 भाग ईर्ष्यालु, 3 भाग जलनशील और 4 भाग तिरस्कारपूर्ण था और वह ग्रीन ऑक्स किंग पर निशाना साधा गया। आखिर वह बूढ़ी गाय न केवल आध्यात्मिक खदान की खोज करने वाली पहली गाय थी, बल्कि वह पैतृक भूमि से आमंत्रण पाने वाली भी पहली गाय थी और पहली भाग्यशाली गाय बनी। इस समय अन्य 20 स्तर के क्रूर जानवरों ने भी धीरे धीरे हरे बैल राजा के परिवर्तन को महसूस किया। उनका मूड ड्रैगन राजा से बहुत अलग था। वे सभी जटिल भावों के साथ कुयुन पर्वत की दिशा में देख रहे थे। उस बूढ़ी गाय में बदलाव आना शुरू हो गया है। उसकी पुश्तैनी जमीन कब दिखाई देगी? साधारण रक्त वाले सुनहरे चील द्वारा दबाए जाने की दुखद बात का उल्लेख नहीं करना, लेकिन अब उन्हें एक बूढ़ी गाय द्वारा दबाए जाने की आवश्यकता है। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही समय पर जब चीन में कुयुन पर्वत का प्रेत प्रकट हुआ तो अन्य देशों में भी एक के बाद एक तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के संकेत दिखाई दिए। कुछ स्थानों पर प्राचीन वेदियां दिखाई दी हैं। वेदिका के ऊपर एक चमकदार सूरज है। पीठ और 2 पंखों वाला एक शक्तिशाली प्राणी धीरे धीरे पैदा हो रहा है, जो सूरज जितना चमकीला है। गहरे समुद्र की तलहटी में अदृश्य रसातल से लगभग कई 100 मीटर लंबे जाल धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, जो पूरे विश्व को पूर्ण रसातल में खींच रहे थे। अधिक स्थानों पर आदिम जंगल उग रहे हैं। बेतहाशा और एक काला किंग कांग बंद पत्थर के दरवाजे पर धमाका कर रहा है, बाहर निकलने और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में इसका गुस्सा देखने को मिला। हर जगह दृश्य देखे गए और मूल व्यवस्था लगभग तुरंत ही अव्यवस्था में बदल गई। सभी क्रूर जानवर जानते हैं कि अगली महान दुनिया जल्द ही आ रही है। व्यवस्था का एक नया दौर पुनः स्थापित किया जाएगा। खून और आग, मानव जाति द्वारा विचित्र घटनाओं के उद्भव को सहन करने और अधिक संख्या में अपने ही लोगों को मार डालने के बाद उनमें मजबूत बनने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी। पागलपन से दुनिया तूफान से पहले की आखिरी शांति में चली गई। श्री लू, हमें न्यूटो चोटी के उभरने से कैसे निपटना चाहिए? ली चांगोन ने अपनी दुखती हुई भौहों को रगड़ा और पूछा। आदरपूर्वक, बस न्यूटो पर्वत शिखर का विस्तार। पहले से ही वह बहुत चिंतित है और ग्रीन ऑक्स किंग के प्रकट होने से स्थिति एक असहनीय दिशा में चली गई है। न तो वह और न ही चीन के शीर्ष प्रबंधन को पता था कि कैसे जवाब देने के लिए। लू यू ने इस समय कुछ नहीं कहा। उसका पूरा ध्यान उस खजाने पर केंद्रित था जहां सांस्कृतिक अवशेष संग्रहित थे। अभी अभी अनेक सांस्कृतिक अवशेषों से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकले और उन्होंने समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में अपना रूपांतरण पूरा कर लिया।
9 स्वर्ग आत्मा द्वारा संघनित ऊर्जा। सभा सरनी। लू यू थोड़ा मुस्कुराया। यह अंततः फसल काटने का समय था। कई दिनों तक इंतजार करने का परिणाम। इन सांस्कृतिक अवशेषों की मदद से तियानयू संप्रदाय की ताकत और उसकी ताकत में उछाल आएगा। यह अन्य क्रूर जानवरों के लिए एक महान अवसर है और ये लू यू के लिए भी एक महान अवसर है। मिस्टर लू। ये देखकर कि लू यू ने कोई जवाब नहीं दिया, ली चांगॉन ने धीमी आवाज में चिल्लाया, क्या यह मामला हो सकता है? क्या ये कुछ ऐसा था जिसे लू यू, जो पहले ही ये स्तर तक पहुंच चुका था, कठिनाई से संभालने में असमर्थ था? ली चांगॉन की आवाज सुनकर लू यू अपने होश में वापस आया और शांति से कहा, चलो बस इंतजार करें और देखें कि क्या होता है। कुयुन पर्वत का विस्तार, एक के बाद एक अन्य पैतृक भूमि का उद्भव और आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर पुनरुद्धार। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनका वे प्रवाह का विरोध कर सकें। अब आपको बस इतना करना है कि इस प्रवृत्ति का अनुसरण करें और इसे अपने लिए काम में लाएं। ये देखकर ली चांगॉन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर अलविदा कहा। अब ऐसा लगता है कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बेहतर बनाएं। उन्होंने हानहाई जुए का अभ्यास भी शुरू कर दिया है और बहुत कुछ हासिल किया है। वह पहले से ही जागृति के कगार पर खड़ा है। वह कुछ और दिनों तक गंभीरता से अभ्यास करेगा और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बढ़ती हुई समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा पर भरोसा करके वास्तव में आगे बढ़ेगा। अभ्यास की यात्रा पर आप भी जल्द से जल्द नीचे जाकर अपने क्षेत्र को स्थिर कर लें और तैयार रहें। हो सकता है कि भविष्य में आपको इतना आराम न मिले। लू यू ने लिटिल व्हाइट फॉक्स और अन्य लोगों को देखा। छोटी सफेद लोमड़ी, अग्नि पक्षी और सुनहरे बंदर ने गंभीरता से सिर हिलाया। साधना धारा के विपरीत चलने जैसा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे हट जाएंगे। लेवल बी फोकस से बहुत दूर है। भविष्य में उनके सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी और कठिनाइयां निश्चित रूप से पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होंगी। छोटी सफेद लोमड़ी बहुत सतर्क है। फायरबर्ड गौरवान्वित दिख रहा था। सुनहरा वानर बहुत उत्साहित था। फिर वे जल्दी से मुड़े और तैयारी करते हुए चले गए। जब उनकी पैतृक भूमि दिखाई देती है तो वे जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकते हैं। उनके जाने के बाद लू यू तुरंत प्रवेश कर गया। भंडार। जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा अभी तक जागृत नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर यह इन सांस्कृतिक अवशेषों का एक टुकड़ा लेने और जुबान शुइगुई और अन्य लोगों को विकसित करने का भी समय है। अन्यथा जब महान युग आएगा उनका वंश श्रेष्ठ नहीं होगा और उनके पास कोई उत्कृष्ट विशेषता नहीं होगी, तो उन्हें केवल निर्दयतापूर्वक समाप्त कर दिया जाएगा।